गुंगेर अपनी कहानी का जॉन विक है, जो दुनिया के सबसे खौफनाक मशहूर असैसिन के रूप में अपनी जगह बरकरार रखता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वही आदमी अब एक साधारण हाई स्कूलर बन चुका है। मगर इस धोखे में मत रहना, उसके पास अब भी वही हुनर है और वो गुंडों के एक झुंड को ऐसे कुचलता है जैसे कि ये हर मंगलवार का काम हो। अपने निशाने को पर्दे के पीछे तबाह करने के बाद वो एक साधारण हाई स्कूल के छात्र के रूप में अपनी शांति भरी नई जिंदगी का स्वागत करता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए चलो उसके बैक स्टोरी पर वापस चलते हैं। यह आदमी अब तक का सबसे ताकतवर कातिल है और हमेशा के लिए छोड़ने के लिए अपने आखिरी मिशन पर था। अपने निशाने चेयरमैन अकागी को पकड़ते हुए वो भगवान जैसी रफ्तार दिखाता है, गोलियों पर अविश्वसनीय रूप से तेज प्रतिक्रिया करता है और अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को खत्म कर देता है। अकागी जानता था कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा और दया की भीख मांग रहा था जब हयाते ने, जो एक और कातिल और तुजी का सबसे अच्छा दोस्त है, उस आदमी को मार दिया। उनके संगठन ने उन्हें अकागी को मारने का काम सौंपा था, तो स्वाभाविक रूप से वे चेयरमैन को गोली मार देते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। मार के बाद थोड़ी देर बाद तुजी की नज़र अकागी के फ़ोन की स्क्रीन पर पड़ी और उसने उसकी बेटी के साथ उसकी एक तस्वीर देखी। उसने और कत्ल की जिंदगी में हिस्सा नहीं लेना चाहा और आधिकारिक रूप से संन्यास ले लिया। तुजी अपनी प्रिय गर्लफ्रेंड माई के पास घर लौटता है, जो उसके लिए एक अच्छा भोजन बनाने का इंतजार कर रही थी। रास्ते में वापस आते हुए यहाँ हयाते तुजी की महारत और नंबर 1 कातिल के रूप में उसके अद्भुत होने की प्रशंसा यानी कि सिंगिंग प्रेसेस कर रहा है। भले ही हर कोई उसके नाम और इज्जत से डरता है, हयाते सोचता है कि ये उनके काम में मदद करता है। उसे पहले से ही दुख है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त हमेशा के लिए संन्यास ले रहा है। लेकिन हमारा लड़का अब अपनी नौकरी की मेहनत पूरी कर चुका है और एक सामान्य जीवन जीना चाहता है। यह सब तब से शुरू हुआ जब से वो मराई से मिला। अपनी गर्लफ्रेंड और उनके कुत्ते जॉन के साथ वो एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहता है, जिसने उसे एक दुर्लभ गर्माहट दी जो उसे आमतौर पर पहले अनुभव नहीं हो सकती थी। हयाते सोचता है कि ये कातिल के लिए मुश्किल होने वाला है, खासकर जब उसे सिर्फ मारना आता है। हैरानी की बात है कि ये निर्दयी कातिल एक आशिक मिजाज लड़का भी है, जो जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता है। घर लौटकर तुझी सजा धजा डैपर दिखता है और अपनी सामान्य जिंदगी का स्वागत करता है। वो एक गीक की तरह घबराया हुआ है, अपनी प्रिय से मिलने की तैयारी कर रहा है। खून की दुर्गंध उसे बेचैन करती है और भय उस पर छा जाता है। वो मराई के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर दौड़कर जाता है, उसकी उम्मीदें राख में बदल जाती हैं। माई अपने कुत्ते के साथ खून के तालाब में लेटी हुई है। पराजित वो उसके पास जाता है, सवाल करता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। ठीक पीछे हयाते को महसूस करते हुए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को पुकारता है, जो तुझी की तारीफ करता है कि वो हमेशा जान जाता है कि कौन उसका पीछा कर रहा है। दुर्भाग्य से संगठन नहीं चाहता कि उसके जैसा कोई सन्यासी जिंदगी जी सके, खासकर जब वो उनके लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करने से इनकार करता है। हयाते सोचता है कि माई एक समस्या थी, इसलिए उसने उसे मार दिया और तुझी को आज़ाद कर दिया। ओडिन की इच्छा से वो तुझी को तभी मार देता है जब वो पहले से ही हताश था। महानतम कातिल को खो देने का पछतावा यानी कि रिग्रेटिंग। अपने आखिरी विचारों में वो तुझी के कठोर सत्य को दर्शाता है। उसके जैसा आदमी कभी भी एक खुशहाल अंत और एक सामान्य जिंदगी हासिल नहीं कर सकता था, और उसी की वजह से उसकी प्रिय को एक निर्दयी कातिल के कामों का परिणाम यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ा। तभी उसे अपनी बेहोशी की स्थिति में कुछ आवाज़ें फुसफुसाते हुए सुनाई देती हैं, जो उसकी मदद कर रही हैं। ये आवाज़ें अपरिचित लगती हैं जब तक कि वो आखिरकार अपनी आंखें फिर से नहीं खोल देता। लेकिन इस बार वो अब तुझी असैसिन नहीं है और वो अब अपने प्यारों के बगल में नहीं मर रहा है। नई पहचान। लड़का बेबसी में घबराहट की हालत में बिस्तर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसकी नज़र धुंधली थी जब तक कि वो शीशे में नहीं देखता। तब महसूस करता है कि वो एक बिल्कुल अलग व्यक्ति है। इस क्षण कभी डराया गया अपने समय का सबसे निर्दयी कातिल एक युवा लड़के से ज़्यादा कुछ नहीं था। काइडो फुजीवारा को बताया जाता है कि उसने अपने सभी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और उसका पुनर्वासन चक्र पिछले 1 महीने के दौरान सफल रहा है। डॉक्टर ये खुशी से घोषित करते हैं कि लड़के की खोई हुई यादें भी वापस आ जाएंगी जब वो अपनी सामान्य जिंदगी में वापस जाएगा, ये संकेत देते हुए कि काइडो को किसी प्रकार का स्मृति भ्रंश अनुभव हुआ था। ट्रक कुन का मजाक। हालांकि ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि कोरियाई जॉन विक के लिए आखिरी चीज जो उसे याद है वो है अपनी प्रिय गर्लफ्रेंड को ठंडे खून में अपने कीमती कुत्ते के बगल में लेटे हुए दिल तोड़ देने वाला दृश्य। तूजी के नाम से जाना जाने वाला आदमी, जो सबसे खतरनाक कातिल था, वो उस अंधेरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। उसे अपने एकमात्र दोस्त हयाते ने धोखा दिया। अगली चीज जो उसे पता चलती है वो एक युवा लड़के के शरीर के अंदर है, सिवाय इसके कि उसकी पहचान उस निर्मम कातिल से पूरी तरह अलग है जो वो एक समय था। उसके लिए बहुत कुछ सुलझाना है, लेकिन फिलहाल उस आदमी ने अस्पताल में अपने ठहराव के दौरान बहुत सी चीजें एक साथ जोड़ ली हैं। जाहिर है कि काइडो फुजीवारा, उसके शरीर का असली मालिक, स्कूल जाते समय दुखद रूप से ट्रक से टक्कर खा गया और ट्रक कुन का शिकार बन गया। लड़के को जानलेवा दिमागी चोट लगी जिसके लिए तुरंत सर्जरी यानी कि ऑपरेशन की जरूरत थी, और 1 महीने के कोमा में जाने के बाद वो आखिरकार जाग उठा।
सिवाय इसके कि इस बार ये काइडो नहीं है बल्कि तुझी है, जो सर्जरी की प्रक्रिया और वो कैसे की गई इसके बारे में वास्तव में जिनमिनली जिज्ञासु है। दुर्भाग्य से उसे इस बारे में कोई संकेत नहीं है कि उसके मारे जाने के तुरंत बाद क्या हुआ। आखिरी चीज जो उसे याद है वो एक आवाज़ थी जो दावा कर रही थी कि तुझी का दिमाग पूरी तरह सुरक्षित अनहाम था। दो और दो को एक साथ जोड़ते हुए ब्रो को एहसास होता है कि उसका दिमाग काज्याकू स्टाइल लोबोटॉमी हो गया है। उसके मौत के बाद के सटीक विवरणों का बारे में भ्रम उसे घेरे हुए है, लेकिन भावनाओं का प्रवाह यानी कि गश उस पर हावी हो जाता है। वही निर्दयी कातिल एक के बाद एक आंसू बहाता है, अपनी प्रिय गर्लफ्रेंड और अपने खुशहाल भविष्य को खो देने का शोक मनाता है। अगले दृश्य में काइडो को छुट्टी मिल जाती है और वो अपने माता पिता के पास जाता है। कियोको लड़के की मां आंसुओं में डूब जाती है जैसे ही कोई भी मां अपने बच्चे को सुरक्षित घर लौटते देखती है। उसके पिता तेरो फुजीवारा रोचक रूप से एक मांगा आर्टिस्ट हैं जो अपने बेटे के तेज ठीक होने का उतना ही जश्न मनाते हैं। लड़के की मां को कोके स्मृति भ्रंश की चिंता है, जबकि उसके पिता उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। उत्सुकता से वे अपने बेटे की राय यानी कि इनपुट के लिए उसकी तरफ मुड़ते हैं, लेकिन उनकी उत्सुकता के विपरीत एकमात्र चीज जो तुझी अनुभव कर सकता है वो है भय। वो समझता है कि उसकी नई पहचान काइडो से जुड़ी है, लेकिन अगर कोई उसकी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि चीजें जल्द ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल वो एक खुशमिजाज मुस्कान बिखेरता है, अपने माता पिता को आश्वासन देता है कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आंतरिक रूप से सबसे खतरनाक कातिल ने फिलहाल के लिए मिल जाने का फैसला कर लिया है। हम जल्दी से उस हिस्से में बदलते हैं जहां वे घर पहुंचते हैं। काइडो यहाँ असली सदमा अनुभव करता है, महसूस करता है कि लड़का एक ट्रस्ट फंड बेबी है, क्योंकि ये घर बहुत बड़ा है। पता चलता है कि उसके पिता सिर्फ एक औसत मांगा आर्टिस्ट नहीं है, वे सफल हैं। ब्रो ने शायद सोलो लेवलिंग या कुछ ऐसा ही लिखा होगा। और हाँ, इससे पहले कि आप सब कमेंट्स में मुझे घेरे, मैं जानता हूँ कि ये एक मानवाहा है और साथ ही उसकी माँ एक जानी मानी डॉक्टर के परिवार से आती हैं, तो ये भी कुछ है। क्योंकि लड़के को उसके कमरे की तरफ निर्देशित करती है और अंदर कदम रखते ही काइडो अपने आसपास के वातावरण को समझने में एक सेकंड लेता है। कातिल इस कमरे की सफाई पर ध्यान देता है, पूरी तरह व्यवस्थित और ईमानदारी से। ये एक सामान्य हाई स्कूलर के रहने की जगह से अलग नहीं है। लड़के के माता पिता को याद करते हुए उसे याद आता है कि दोनों कितने चिंताग्रस्त थे और अस्पताल में बार बार उसका हालचाल पूछते थे। इसका मतलब है कि काइडो को उसका परिवार प्यार करता है और संजोए रखता है, और ये कातिल को अपनी प्रिय की मात्र इच्छा की वो खुश रहे की याद दिलाता है। ये उस तरह की खुशी है जो कातिल अपनी जिंदगी की वजह से अनुभव नहीं कर सकता था। अगर कुछ भी तो कातिल तुझे एक ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता जो आखिरकार काइडो के माता पिता को निराश करे। अजीब बात है कि उसे एक रोचक तस्वीर नजर आती है। इस बार इसमें सिर्फ लड़के के माता पिता नहीं है, बल्कि 3 लोगों का एक और परिवार भी है। देखने से कातिल समझता है कि उसे लड़के के बैकग्राउंड के बारे में हर संभव जानकारी सीखनी होगी। अगली सुबह हमारे पास एक नया आगंतुक आता है। ये लड़की काइडो से मिलने के लिए एक लंबी लीमो में आती है, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि उसे केवल एक दिन पहले ही छुट्टी मिली थी। तो यार, सीन कुछ ऐसा है कि यूजुआ तो उससे मिलने की जिद पर अड़ी हुई है। क्यों ना हो भाई, उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है ना। अब देखो, लड़के के पापा ने दरवाजा खोला तो सामने यूजुआ खड़ी थी, एकदम चमकता हुआ चेहरा लिए। वो बहुत बेताब थी अपने दोस्त का हालचाल जानने के लिए। अंदर घुसते ही पूछने लगी, क्या कर रहा है ये? पापा जी अभी जवाब देने ही वाले थे कि तभी काइदो ने अंदर झांका और पहचान लिया। अरे, ये तो वही लड़की है जो फोटो में देखी थी। बिना एक सेकंड बर्बाद किए इस लड़की ने उसको कस के गले से लगा लिया, दम घोंट दिया उसका, और परेशान होते हुए उसकी सेहत के बारे में पूछने लगी। क्योको, शायद माँ का नाम है, ये देख के खुश हो रही थी कि दोनों फिर से पहले की तरह ही मिल रहे हैं। और हमारा हीरो, वो तो नजर गड़ाए सबका रिएक्शन देख रहा था। उसने सारी बातों को जोड़ा और समझ गया कि भाई ये यूजुआ ही उसकी बचपन की दोस्त है। वो पूरे जोश में थी और उसे स्कूल तक लिफ्ट देने के लिए इनवाइट करने लगी, पर काइदो ने मना कर दिया। इधर टैरो, जो शायद दूसरा लड़का है, उसने रियलाइज किया कि यार इस छोकरी का फैमिली बैकग्राउंड तो उसके बाप से भी ज्यादा अमीर है, तो वो बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करता है। पर यूजुआ ने क्या किया, उसे धक्का दिया और सीधा कार में ठूस दिया और प्रॉमिस किया कि वो उसकी स्टेट का ख्याल रखेगी। फिर वो वापस मुड़ी और अनाउंस किया कि काइदो के ठीक होने की खुशी में आज पार्टी है। उसके माँ बाप तो हैरान रह गए, पर फिर ठीक है, उन्हें तो अपने काम पे वापस जाना था, सो वो काम पे लग गए और हमारा जोड़ा डुओ स्कूल के लिए निकल पड़ा। स्कूल पहुंचकर कुछ गुंडे जो सड़क छाप लग रहे थे अपना प्लान बनाने में लगे थे। उनका लीडर टेट्सू यूजुआ के साथ पंगा लेना चाहता था। हालांकि उसके दोस्त डरे हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं स्टीव जॉब्स की बेटी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में मुश्किल ना हो जाए। टेट्सू ने उन्हें तेज नजर से घूरते हुए याद दिलाया, भाई लोग, तुम लोग बिना वजह फट्टू बन रहे हो। उसने कहा कि वो लोग पहले ही बहुत अंदर तक आ चुके हैं, उन्होंने एक खास बंदे से पैसा ले रखा है। इसका मतलब उनके पास कोई चारा नहीं है, ये काम तो करना ही पड़ेगा। यार देखो, ये वो किस्म के बंदे थे जिनसे वो डील कर रहे थे। वो अभी अपनी खतरनाक बातें डिस्कस कर ही रहे थे कि यूजुआ की महंगी गाड़ी आ गई। इस बार वो हैरान थे, अरे उसके साथ एक लड़का भी है।
उसके गुंडों ने समझाया कि वो तो बस एक नॉर्मल लड़का है, उसका बचपन का दोस्त है, हाल ही में उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनकर टेट्सू की आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ रेंगने लगा। अगले सीन में यूजुआ और कायदो अपनी अपनी क्लास के लिए अलग हो जाते हैं। वो असैसिन एक सेकंड के लिए यूजुआ की पर्सनैलिटी को परखता है, सोचता है कि ये तो कितनी अच्छी दोस्त है जो उसकी बड़ी बहन की तरह देखभाल कर रही है। कायदो अपनी नई क्लास में एंटर करता है। उसने कभी ढंग का स्कूल देखा नहीं था, तो उसे नॉर्मल लाइफ का एक एहसास होता है। वो मासूमियत से अपनी सीट के बारे में पूछता है। एक क्लासमेट उसे देखकर खुश होता है, पर उस लड़के का चेहरा अचानक मुस्कान से डर में बदल जाता है जब वो अपने ठीक पीछे विशालकाय टेट्सू को खड़ा देखता है। ये धमकाने वाला बदमाश उसे टॉन्च करता है, ऐलान करता है कि कायदो के लिए इस क्लास में कोई जगह नहीं है और उसे उनके साथ चलना पड़ेगा। थोड़ी देर में वही गुंडों का ग्रुप उसे बाहर ले जाता है। हमारा भोला भाला क्लूलेस कायदो बाहर आकर सवाल कर रहा है कि भाई, यहाँ मेरी डेस्क नहीं है या क्या है। उसे याद आया कि ये लोग तो पहले भी हंस रहे थे। कायदो को एहसास होता है कि ये लोग पक्का मजाक कर रहे हैं, खासकर अब जब वो इसे घूर रहे हैं। गुस्से में आकर कायदो पूछता है कि उसकी सीट कहाँ है, जबकि टेट्सो और उसके चेलों को ये सिचुएशन बड़ी मजेदार लग रही थी। वो लड़के के पास आता है और उसे एक मुश्किल डिलेमा ऑफर करता है कि अगर तू घुटनों पे बैठ के भीख मांगेगा तो हम खुशी खुशी तुझे बस कुछ घूसों के साथ छोड़ देंगे। यार, क्लियरली इस बंदे को मिर्ची लगी हुई थी, क्योंकि यूजुआ उसे नहीं बल्कि कायदो को पसंद करती है। टेट्सू तो उसे धमकी तक देता है, अगर तूने दोबारा उसकी तरफ कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ये बात वो उस बंदे से कह रहा है जो असल में बाहर का जॉन विक है। कैसी मजेदार बात है यार। कायदो ने एक सेकंड लिया सिचुएशन को समझने में। उसे निराशा हुई कि ये गुंडे पंग सच में उसके दुश्मन निकले। उसे दुख हो रहा था, अपने लिए नहीं बल्कि अपने नए विक्टिम्स के लिए जो अब पिटने वाले थे। वो असैसिन इस लड़के की बॉडी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसकी नीयत तो साफ सुथरी जिंदगी जीने की थी। आखिरी चेतावनी के तौर पर उसने शांत होकर टेट्सू से कहा कि अगर तू अपनी बातें वापस ले ले तो हम इसे शांति से सुलझा सकते हैं। जाहिर है, इस रिमार्क को सुनकर वो गोरा नहाए बिना रहने वाला बदमाश ऐसे पागल हो गया जैसे टैकोबेल खाके उसे दस्त लग गए हों। गुस्से से फूला हुआ ये आदमी पूरी ताकत से आगे बढ़ा। उसका मकसद था एक ही वार से लड़के को खत्म कर देना। द डेंजर। पर हमारा गौरवशाली राजा उस अटैक के रास्ते को परखता है। इस बंदे को एक कोरा शौकिया मानता है जिसने घटिया पंच मारा है और लाखों कमजोरियां एक्सपोज कर दी हैं। अटैक इतना धीमा था कि कायदो को जोर भी नहीं लगाना पड़ा और उसने आसानी से टेट्सू का कॉन्फिडेंस अपने एक ही पंच से तोड़ दिया। रियलाइज करते हुए कि सिचुएशन में सीरियस होना पड़ेगा, उसने खूबसूरती से टेट्सू की ठोड़ी पर हथेली से वार किया, फिर उसे जूडो स्लैम से जमीन पर पटक दिया। ये सब उसने एक साथ किया और साथ ही ये भी रियलाइज किया कि यार, ये असली दुनिया तो उस नरक से भी दयनीय रूप से शांत है जहां वो पला बढ़ा था। थोड़ी देर बाद यूजुआ दौड़ती हुई उसकी मदद के लिए आती है, सिर्फ ये देखने कि ये आदमी तो तेज धूप में खड़ा होकर ऑरा फार्मिंग कर रहा है। पता चला कि ये आदमी खतरे में नहीं था, ये खुद खतरा था। यूजुआ हैरान थी। वो सवाल कर रही थी कि क्या ये सच में वही कायदो है जिसे मैं पूरी जिंदगी से जानती हूँ। बेबसी में यूजुआ पूछती है कि क्या तुमने इन्हें मारा है। पहले तो हमारा हीरो हिचकिचाया, पर आखिरकार बहाना बना दिया कि उसे एक बेकार की लड़ाई में घसीटा गया था। लगता है यूजुआ ने भी खबर सुन ली थी, इसलिए वो छत पर उसका हालचाल जानने दौड़ी आई थी। वो इस सच्चाई पर यकीन करना चाहती थी कि कायदो जैसा मासूम दिखने वाला लड़का इतनी भयंकर लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता। पर ऐसा तब तक ही था जब तक उसने उसके कॉलर पर हल्का सा खून नहीं देखा। उसे लगा कि उसे चोट लगी होगी। कायदो ने समझाने की कोशिश की कि वो एकदम ठीक है, पर यूजुआ तो परेशान और दुखी थी। वो उस पर गुस्से से चिल्लाती है, तुमने मुझे इतना परेशान क्यों किया। उसका चिंतित गुस्सा उदासी में बदल गया। वो उसे चोट लगने की बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वो असैसिन सोचता है कि क्या हुआ, फिर भी माफी मांग लेता है। उन्होंने फिलहाल क्लास में वापस जाने का फैसला किया, पर जैसे ही वो निकल रहे थे, कायदो ने नीचे पिटे हुए उस गोरे लड़के की बड़बड़ाहट सुनी। भाई गुस्से में था और बदला लेने का प्लान बना रहा था। सीन जल्दी से कट होता है देर रात की पार्टी पर जो यूजुआ ने प्लान की थी। उसके माँ बाप ने शैंपेन निकाली और टेबल पर मुंह में पानी ला देने वाला खाना लगा दिया। यार कसम से इन लोग ने किसको हायर किया था, गॉर्डन रैमजी को क्या। जब लड़के के माँ बाप खुशी खुशी हंस रहे थे, कायदो एक बार फिर अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड माई को याद करने लगा। माई भी उसे अक्सर ऐसे ही देखकर मुस्कुराती थी और जल्दी खाने को कहती थी। उसकी बातें सुनकर यह आदमी किलिंग मशीन से ईटिंग मशीन बन जाता था, यहां तक कि उनका कुत्ता भी खाना चखना चाहता था। उसी रात तुजी अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया था। वो सोच रहा था कि क्या फैमिली के साथ खुशहाल पल ऐसे ही होते हैं।
वही फीलिंग अब उसके प्रेजेंट सेल्फ में चैनल हो रही थी, क्योंकि वो आखिरकार एक नॉर्मल लाइफ को महसूस कर रहा था। खैर, यूजुआ पार्टी में लेट हो गई थी, हालांकि आइडिया तो उसी का था। लड़के के पापा ने बताया कि यूजुआ आजकल थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, हालांकि वो इसे कभी दिखाती नहीं और हमेशा बहादुर बनी रहती है। अचानक लड़के की छाती में एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। उसकी सेंस उसे किसी खतरे की चेतावनी दे रही थी। जिज्ञासु होकर उसने अपना फोन चेक किया तो देखा कि उसकी बचपन की दोस्त का कॉल आ रहा है। उसने पिकअप किया, हालचाल पूछा, पर सामने से उसी गुंडे की आवाज आई। वो गुंडा खुश था कि उसने जल्दी से कॉल उठा लिया और उस लड़के को कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से किसी खास जगह पर आने का न्योता दिया। और अगर कायदों ने मना किया तो वो पक्का करेंगे कि यूजुआ को उसका अंजाम भुगतना पड़े। वैसे यूजुआ और उसका ड्राइवर बंधक बने हुए थे, सो वो मजाक नहीं कर रहा था। यूजुआ की आवाज पीछे से गूंज रही थी। वो उसे भीख मांग रही थी कि मत आना, पर हमारे हीरो ने वो सब सुन लिया जो उसे सुनना था। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने जल्दी नहीं की तो वो उसे नुकसान पहुंचाएंगे। सो उसने पता पूछा और उस बदमाश ने खुशी खुशी बता दिया। फोन कॉल खत्म हुई और काइदो ने ऐसे एक्ट किया जैसे वो किसी दूसरे दोस्त से बात कर रहा हो। अपने माँ बाप को बताया कि उसे एक छोटे से काम के लिए जाना है। काइदो ने यकीन दिलाया कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। सीन कट होता है एक अंधेरी और वीरान फैक्ट्री पर, जहां लगभग 10-12 हथियारबंद आदमी उसे पीटने का इंतजार कर रहे थे। यार सिर्फ गुंडे ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी आ गया था और उसका बॉडीगार्ड पीछे आराम से वर्कआउट कर रहा था। ये लीडर बड़ा भड़का हुआ था कि तात्सुया ने उसे फोन करके बुलाया। गुस्से में उसने एक कैन उसके मुंह पर दे मारा। यार ये आदमी तो लो प्रोफाइल में रहना चाहता था और इसे अचानक यहाँ बुलाने से बहुत बड़ा खतरा हो गया था। खैर, वो कमीना बताता है कि उसने यूजुआ को ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर पे पकड़ा है। बेसिकली वे उसकी विरासत के बारे में कुछ सीक्रेट जानकारी निकलवाना चाहते थे, पर अभी तक उसने मुंह नहीं खोला है। बस लगातार कह रही है कि उसे कुछ नहीं पता। यही मेन वजह थी कि तेत्सुया ने उसकी जिगरी दोस्त को कॉल किया, वही बच्चा जो उसके आसपास मंडराता रहता है। उन्हें लगा कि अगर उसे चोट पहुंचाने की धमकी देंगे तो ये लड़की सब उगल देगी। इस तरह उसका ऑर्डर पूरा हो जाएगा और इनाम में तेत्सुया को ऑर्गेनाइजेशन में पक्की जगह यानी ऑफिशियली क्लेम हिज स्पॉट मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन का लीडर मान गया, पर उस गोरे को चेतावनी दी कि अगर वो फेल हुआ तो क्या होगा। देखो, वो जो इनुकामी है, मसल्स वाला सन की, वो बातें करने वालों में से नहीं है। उसका एक ही ऑर्डर होता है, मार डालना। उसने सबूत भी दिया। उसने एक डंबल इतनी तेज फेंका कि उसने एक दीवार ही फाड़ डाली। इनुकामी का सिर्फ वहां होना ही उस गोरे के पजामा गीला करने के लिए काफी था, क्योंकि अगर वो फेल होता है तो अगला नंबर उसी का था। यूजुआ चिल्लाती है और उन्हें भड़का कर अपनी हालत और खराब कर लेती है, जबकि उसका असिस्टेंट उसे शांत करने की कोशिश करता है। बदकिस्मती से इसका नतीजा ये होता है कि तत्सुया ने उसके असिस्टेंट को पीटा, उसे पांव से दे मारा गुस्से में कि कोई उनके बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है। उसने अपने गुंडों से कहा कि उसे अलग ले जाओ और यूजुआ पर ध्यान केंद्रित किया। उसे यकीन दिलाया कि अगर उसने मुंह नहीं खोला तो उसका बचपन का दोस्त मारा जाएगा। तब भी यह बेबस लड़की ने कन्फर्म किया कि उसे सच में नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तत्सुया चिढ़ गया। उसने ऑर्डर दिया कि काइदो को तुरंत उसके सामने लाया जाए। यार देखो, उनके पास हथियार लिए 40 गुंडे थे और एक पूर्व पहलवान, फॉर्मर रेसलिंग बहीमत था जिसने रिंग में एक आदमी को मार डाला था। ऐसे में बच्चे का जीतना तो नामुमकिन था। वो गोरा पूरा श्योर, डैम सर्टन था कि काइदो इनोगामी को पार नहीं कर पाएगा और आखिर में यूजुआ सब कुछ उगल देगी। द फ्लैश एंट्री। अब नजर हमारे हीरो पे पड़ती है। वो आखिरकार फैक्ट्री तक पहुंच गया। बाहर तो 2.5-3 इडियट खड़े थे जो बस उसके अगले विक्टिम बनने वाले थे। वो आराम से उनके पास से गुजर गया, जरा भी नहीं डरा। उनमें से एक ने तुरंत पहचान लिया कि यही उनका टारगेट है, पर बहुत देर हो चुकी थी। इस आदमी ने गर्दन पे एक दर्दनाक वार किया और उन्हें झट से नीचे गिरा दिया। उसने बिना जोर लगाए उन्हें खत्म कर दिया। ये 3 आदमी पिटे तो बाकी गुंडों ने तुरंत हमला बोल दिया, पर यह तो उनकी बर्बादी डूम्सडे था। हाई स्कूलर ने उन्हें अच्छे से धोया, एक बंदे को तो डस्टबिन में धकेल दिया। एक खूंखार घूर देते हुए कायदों ने गुंडों को चेतावनी दी कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी आंखों के सामने मत आना। और हाँ, वन पीस असली है। वापस तेत्सुया पे आते हैं। उसके बॉस को चिंता होने लगी थी कि बच्चा आ क्यों नहीं रहा है। वो तो सोच भी रहा था कि कहीं लड़का डर के भाग न गया हो, आखिर बच्चा ही तो था। पर सिर्फ उस गोने कमीने को पता था कि उसने छत पर जिससे लड़ाई की थी वो बच्चा नहीं, राक्षस था। उसने अपने लीडर सुओ को समझाने की कोशिश की और यकीन दिलाया कि उनका दुश्मन नॉर्मल नहीं है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। उन्हें बाहर अपने आदमियों की फूजीवारा यानी शायद कायदों का नाम जयकार सुनाई दी। यूजुआ हैरान थी, जबकि वो गोरा डरपोक मौत से सहमा हुआ था। दरवाजा जोर से खुला और एक आदमी की बॉडी किसी कागज की बॉल की तरफ फेंकी गई, जो सीधा तेत्सुया के पैरों के पास आके गिरी। खुश होकर वो मसल्स वाला सनकी अपने टारगेट से मिलने के लिए मुड़ा।
इस बीच वो मासूम दिखने वाला लड़का तत्सुया को पिछली बार दी गई चेतावनी याद दिलाता है। इस आदमी को अपनी ताकत को रोकना मुश्किल हो रहा था, सिर्फ इसलिए कहीं वो इन्हें मार न दे। मिस्टर सुओ हैरान था। वो सवाल कर रहा था कि एक अकेले बच्चे ने 20 गुंडों को कैसे खत्म कर दिया। आराम से अपनी टाई को ठीक करते हुए ज्यादा से ज्यादा ऑरा के लिए काइदो ने अपनी फ्रेंड को देखने की डिमांड की। यूजुआ की चीख पूरी फैक्ट्री में गूंज गई। वो परेशान थी कि वो उसके लिए आ गया। उसकी आवाज की वजह से उसे पता चल गया कि वो ठीक 30 मीटर आगे है। गॉड लाइक एबिलिटी। वो खुश था कि वो ठीक है और अपने आसपास के माहौल को स्कैन करता है जो हमला करने को तैयार है। लगभग 53 सेकंड के अंदर इस आदमी ने कमरे की धज्जियां उड़ा दी। अपनी गॉड लाइक एबिलिटी से बॉस को हैरान कर दिया, क्योंकि उसने आसपास के हर आदमी को नीचे गिरा दिया। यहां तक कि तत्सुया भी एक छोटा कमीना बनकर रेंग रहा था, रियलाइज कर रहा था कि उन्होंने पंगा ले लिया था और अब उन्हें सख्त सजा मिल रही थी। मौत का डर उसके ऊपर मंडरा रहा था। हमारा हीरो तत्सुया को पकड़ता है और मुक्का तैयार करके प्रॉमिस करता है कि वो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। अगले ही कुछ पलों में इस आदमी ने बिजली की रफ्तार से मुक्के मारे, ठीक उसके कॉलर बोन्स, निचली पसलियां और कोहनी तोड़ दी। जैसे कि वो दर्दनाक काफी नहीं था, उस बंदे ने बस एक धक्के से उसे नजदीक की दीवार में दे मारा। मिस्टर सुओ के आदमी सब डर गए थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारा हीरो उन्हें धुआं कर दे। वो भागना चाहते थे, पर उसने उन्हें याद दिलाया कि वो उन्हें काम के लिए पैसे दे रहा है। सुओ को अब असली खतरे का लेवल समझ में आ रहा था। उनका टारगेट बेबस लड़का नहीं बल्कि राक्षस था। आंखों पे पट्टी बंधी होने की वजह से यूजुआ ने कुछ नहीं देखा था। वो उसके पास जाता है और यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही हमारा हीरो उसकी रस्सियां खोलने वाला था, उस विशालकाय पहलवान ने मुक्की मरी। अटैक जोर से लगा और यूजुआ घबराकर चीख उठी। सुओ को लगा कि शायद प्रो रेसलर की जबरदस्त बॉडी की वजह से उन्हें जीतने का मौका मिल सकता है, पर बदकिस्मती से जब धूल हटी तो पता चला कि पंच तो लगा ही नहीं था, बल्कि काइदो ने अपने दुश्मन पर पलटवार करके उसे वहीं रोक दिया। वो संकी पहलवान परवाह नहीं करता और दूसरा हमला तैयार करता है, पर काइदो उसे भी मोड़कर और फिर उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच दे मारता है। पंच इतना जबरदस्त था कि उसकी नाक टूट गई, और तब भी वो पहलवान सोचता है कि काइदो अपनी ताकत से उसे हरा नहीं पाएगा। उस आदमी के साथ कुछ वार करके असैसिन को अंदर से लगता है कि वो सबसे मजबूत वाले से डील कर रहा है, और क्योंकि उसकी बॉडी अभी हाई स्कूलर की है तो इसलिए नॉर्मल की तरह एक ही वार में उसे खत्म करना मुश्किल था। इसलिए उसने अलग तरीका अपनाया। जैसे ही पहलवान उसे मारने वाला था, हमारा हीरो फ्लैश बन गया और उसकी नजर से गायब हो गया। उसने अपना निशाना इनोगामी की पसली को बनाया। फिर काइदो ने लगातार वार किए, घुटनों से मारा और मुक्के मारे, सब एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए, जब तक कि वो मसल्स वाले को डर नहीं लगा और वो नॉकआउट नहीं हो गया। इसे डेविड कहो जिसने गलायत को मार डाला। अपने पागल पहलवान को ऐसे पिटते देख बाकी बचे 6 आदमी तुरंत भाग गए। शायद ये उनका सबसे समझदारी वाला फैसला था। हालांकि नॉर्मली काइदो अपने टारगेट को खत्म कर देता, पर अभी उसे यूजुआ की चिंता थी। उसने जल्दी से उसकी रस्सियां खोली और एक खुशहाल चेहरा बनाया, ये जताते हुए कि उसे देखकर तसल्ली हुई कि वो ठीक है। उसने यूजुआ को यकीन दिलाया कि सब कुछ कंट्रोल में है और उसका असिस्टेंट कवाई भी ठीक हो जाएगा। जाहिर है इस तरह की दर्दनाक सिचुएशन उसकी जैसी लड़की के लिए नॉर्मल नहीं थी, जिससे काइदो को लगा कि वो डरी हुई होगी। पर हैरानी की बात यह है कि उसने उसकी टाई पकड़ ली और शुक्रिया अदा करने के बजाय उस पर चिल्लाने लगी कि उसने सबसे खराब रास्ता क्यों चुना। देखो, वो आसानी से पुलिस को बुला सकता था या बड़ों से सलाह ले सकता था, पर नहीं, भाई को तो फिल्मी एंट्री मारनी थी और अकेले 40 आदमियों से लड़ना था। फिर भी यूजुआ ने शुक्रिया कहा कि उसने उसे बचाने के लिए इतना कुछ किया, पर उसे दर्द होता है जब वो खुद को ऐसे खतरे में डालता है। उसकी वर्तमान स्थिति एक बार फिर मराई की याद दिलाती है, जो हमेशा तुझी को घर लौटने को कहती थी। हमेशा डरती थी कि वो उसे कहीं खो ना दे। काइदो ने उसे शांत किया और अपनी दोस्त से प्रॉमिस किया कि अब से वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। उनके इस भावुक मोमेंट में अचानक कवाई की करहाने की आवाज आती है। बेचारा उसे बिना वजह पीटा गया था। काइदो ने पुलिस की सायरन की आवाज सुनी और समझ गया कि पुलिस आ गई। उसने जोर देकर कहा, चलो अब घर चलते हैं। दूसरी तरफ सुओ बड़ी मुश्किल से भाग पाया। वो हजम नहीं कर पा रहा था कि मसल्स वाले इनकामी जैसा राक्षस भी उस बच्चे को रोक नहीं पाया। लगता है इस आदमी का भी अपना बॉस है, जो भूमिगत अपराधों का कोई बड़ा किंगपिन है। ये भयानक बॉस खुलासा करता है कि उसने काइदो से निपटने के लिए एक लेंसलॉट को भेजा है। अब जब उस लड़के ने ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन के प्लान में दखल दिया है तो उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। पर इससे पहले कि कुछ बुरा हो, हम अपने हीरो के पास वापस आते हैं। वो घर पर अपने बिस्तर पर आराम कर रहा है, ये जानकर कि अकेले जाकर उसने अपने माँ बाप को परेशान किया। जब वे आराम से सो रहे थे, काइडो को याद आया कि उसके लौटने पर वे कितने फिक्रमंद थे। शुक्र है पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं और ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि वो शामिल नहीं था। जहां तक गुंडों की बात है, उनका मिशन और मकसद उसकी नजरों में अब भी साफ नहीं है।
फिर ये भी है कि चार्ज में रहने वाला आदमी सुओ भी उस सीन के बाद गायब हो गया। हालात को देखकर उसे लगता है कि परछाइयों में कुछ और भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो बाहर जॉगिंग के लिए जाता है, मन ही मन सोचता है कि वो अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। अचानक उस पर प्रोजेक्टाइल्स दागे जाते हैं, जिससे वो हवा में उछल जाता है। जिस आदमी ने फेंका था वो हैरान था कि लड़का उन्हें टाल गया। वैसे काइदो को पहले से पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो जानबूझकर बाहर आया था ताकि जासूस को आसान टारगेट मिल जाए। उस आदमी की तरफ मुड़कर काइदो ने उसके इरादे पूछे। वो अजीब बदमाश इम्प्रेस था कि लड़के ने उसे बेडरूम में भी पहचान लिया। ये पहला मौका था जब उसे इस तरह पकड़ा गया था, और इससे पक्का हो गया कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बदमाश नहीं है। तारीफ करते हुए काइदो ने जासूस की तारीफ की कि उसने अपने निशान को छुपा रखा था और फैक्ट्री में मिले गुंडों से बिल्कुल अलग लेवल पर था। इन दो बातों से साफ था कि ये आदमी नॉर्मल सोसाइटी से नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा था। काइदो का पीछा करने वाला आदमी काफी इम्प्रेस था। उसे लगता है कि इस जवान लड़के का भी उसके काम से कोई कनेक्शन है। पर हमारा हीरो बात को सीधा रखता है और साधारण हाई स्कूलर की अपनी पहचान को बनाए रखता है। फालतू की बातचीत में रुचि ना दिखाते हुए वह आदमी अपने ब्लेड को तैयार करता है अंतिम लड़ाई के लिए। ये सीन हमारे हीरो को पहचाना लगता है। उसे अपना पिछला जीवन याद आता है। सामने खड़ा असासिन आधिकारिक तौर पर फुजीवारा कायदों के अंत की घोषणा करता है। इस आदमी का नाम है सांजू और ये ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 67 रैंक वाला है। फाइटिंग स्टांस में आते हुए काइदो सोचता है कि वो भी कभी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। चलो अब ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय चलते हैं। काउंसिल मेंबर अकत्सुकी परेशान है कि यूज़ुबा को अगवा करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। अकत्सुकी सोचता है कि उन्हें शुरुआत से ही लैंस को मिशन पर भेजना चाहिए था ताकि काम जल्दी हो जाता। जरा पीछे हटकर इस ऑर्गेनाइजेशन की अहमियत पर ध्यान देते हैं। ये ग्रुप दुनिया को अफरा तफरी में डालने की ताकत रखता है क्योंकि उनके पास 1000 से ज्यादा असैसिन हैं। इनमें से टॉप 100 असैसिन्स एलीट माने जाते हैं और उन्हें लैंस का खिताब दिया जाता है। हर लैंस इतना भरोसेमंद है कि उनका हर जॉब में 100% सफलता दर होता है। इधर मिनामी और अकत्सुकी की सोच एक जैसी थी। मिनामी खुलासा करता है कि वे एक खास खजाने की तलाश कर रहे हैं जो दुनिया का संतुलन बदल देगा। उस खजाने को फेनेरियर का बीज कहा जाता है और यूज़ुबा कथित तौर पर उस पवित्र खजाने की वर्तमान मालकिन है। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, पर योशिमा खुलासा करता है कि उसने सांजू को जॉब पर भेज दिया है। ये खुलासा उन्हें हैरान करता है क्योंकि लैंस का इस्तेमाल करने से पहले ओडिन की इजाजत जरूरी होती है, पर योशिमा ने ऐसी इजाजत पहले ही ले ली थी। सबसे पहले वे जानते हैं कि यूज़ुबा का बॉडीगार्ड बेकार है, इसीलिए ये वो नहीं हो सकता था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। वह उनके दुश्मनों को खतरा मानता है, इसीलिए लैंस के हाथों से उन्हें खत्म कराना चाहता है। ये हमें लड़ाई के सीन तक लाता है जहां काइदो रियलाइज करता है कि वह उसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी बंदे से डील कर रहा है। सांजू का स्टांस परफेक्ट है और उसे पढ़ना मुश्किल है, जो उसके एलीट लैंस होने का सबूत है। इससे काइदो की सबसे बुरी आशंकाएं सही साबित होती हैं। यूज़ुबा की परेशानियों के पीछे असल में ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। ये केवल विरासत लूटने का मामला नहीं बल्कि कुछ बड़ा है। सांजू लड़के के स्टांस को जल्दी से ऑब्जर्व करता है और कहता है कि ये हाई स्कूलर बिल्कुल नहीं है। जब उस पर हथियार ताना जाता है तो बच्चा निर्भीक दिखता है और स्वाभाविक महसूस करता है। खतरा भांपकर काइदो उसे यूज़ुबा के लिए खतरा मानता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। शुरुआत के कुछ घुल्स को एक्सपर्ट असैसिन आसानी से टाल देता है। वह सोचता है कि लड़का बेहद तेज है और सटीक तौर पर उसके कमजोर पॉइंट पर निशाना लगा रहा है। इस एंगल से सही में लगता है कि को अपनी क्लास का असैसिन है। हालांकि सांजू कोई मजाक नहीं है। इस आदमी ने लगभग उसके चेहरे पर चाकू घोंप दिया, जिससे हमारे हीरो को दूरी बनाए रखनी पड़ी। उनकी छोटी सी भिड़ंत से काइदो ने अपने दुश्मन की खास लड़ने की स्टाइल के बारे में थोड़ा जान लिया था। सांजू एक फाइटर है जो फायदे के लिए अपनी रेंज को प्राथमिकता देता है। असैसिन लड़के के स्किल से इम्प्रेस है और हवा में उछलकर हमला करने की पहल करता है। टेबल पलट गए थे। पहले वो बटरफ्लाई स्लैश करता है, पर असैसिन जल्दी से खुद को रीवायर करके एक अलग स्टांस में आ जाता है ताकि हमारे हीरो को दबाया जा सके। सांजू जेन्युइनली खुश था कि उसका दुश्मन एक्सपर्ट की तरह चकमा दे रहा है। इस बीच हमारा हीरो रियलाइज कर रहा है कि ताकत और रफ्तार में वह पीछे है। इस जैसे दुश्मन को हराने का एक ही तरीका है, अपने आसपास के माहौल को स्कैन करना।
जब एलीट लैंस जोरदार हमला कर रहा होता है तो उसे लगता है कि आखिरकार उसे वार करने का मौका मिल गया। पर हैरानी की बात यह है कि जब वह अंतिम वार करता है तो काइदो आराम से अपनी जैकेट में से फिसल जाता है और उसके गर्दन पर एक सटीक स्विंग से चाकू मारता है। चौंकाने वाली बात यह है कि लैंस ठीक समय पर टालने में कामयाब रहा और जवाबी हमला किया। स्लैश से काइदो को कट लग जाता है, खून बहने लगता है। उसे एहसास होता है कि वह एक ताकतवर लैंस से डील कर रहा है। वह अपनी कमजोर और अनट्रेन्ड बॉडी की सीमाओं को पहचान रहा है। जबकि लैंस लड़के के जाल बिछाने की कोशिश से काफी इम्प्रेस था। वह बात करता है कि काइदो की परफेक्ट मूवमेंट साफ दिखाती है कि वह आसानी से कॉम्बैट में प्रोफेशनल है, बस उसमें हत्यारे की असली नीयत की कमी है। उसे एक ही ऑर्डर मिला था, एक हाई स्कूलर की हत्या करना, पर अब उसे समझ आ गया कि इस जॉब के लिए लैंस को क्यों भेजा गया। सांजू खुलासा करता है कि वह यूजुआ को लेकर ऑर्गेनाइजेशन के इरादों के लिए खतरा है, इसीलिए उसे तुरंत मार देना जरूरी है। उसके खुद के कबूलनामे से काइदो अब पक्का है कि ऑर्गेनाइजेशन का सबसे कनेक्शन है। अपनी लड़ने की स्टाइल बदलने का फैसला करते हुए असैसिन ने अपना कॉम्बैट मोड एक्टिवेट किया, एक कूल एस पोज मारा। वो अब कुछ नहीं रोकेगा, वादा करता है कि वह असली हत्यारे की नीयत का एक फ्रैगमेंट दिखाएगा। सांजू अपनी पागल बैटशिट क्रेजी ड्रैगन डांस फॉर्म से आगे बढ़ता है, जो असल में सैकड़ों ब्लेड स्ट्राइक्स हैं जो हमारे हीरो पर बरस रहे हैं। लैंस अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए पागल हो गया था और आसानी से एक पेड़ को छील देता है। इस बीच काइदो छुपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेता है, रियलाइज करते हुए कि वह नॉर्मल असैसिन के लेवल से कहीं ज्यादा वाले से डील कर रहा है। वो पागल आदमी तूफान की तरह स्लाइस करता है, उसके कवर को फाड़ देता है और पानी का फव्वारा छोड़ता है। शरीर पर एक और कट लगने के बाद काइदो रियलाइज करता है कि वह लैंस के ऊपर एक एस क्लास यूजर से डील कर रहा है। उसके अनंत स्लैशेस इतने मुश्किल है कि हमारा हीरो बिना जख्मी हुए बाहर नहीं निकल सकता। सांजू तो पागल हो गया। उसने चिल्लाकर हाई स्कूलर पर भी कातिल किलर होने का इल्जाम लगाया और पूछने लगा कि क्या यूजुआ का मारा जाना कोलैटरल में ठीक है। और बस यहीं उस आदमी ने गड़बड़ कर दी। ये लाइन सुनते ही काइदो का दर्दनाक फ्लैशबैक ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक शुरू हो गया। फर्क बस इतना था कि इस बार गर्लफ्रेंड की जगह दोस्त का चेहरा था। गुस्से में लाल होकर उसने असैसिन पर सीधा हमला हेड ऑन बोल दिया। ब्लेड उसके हाथ से दूर फेंक दिया, उसे पकड़ा और फिर स्पीड से बिजली की तेजी से उसकी कंधे शोल्डर पर एक जोरदार कट मारा। ये सब इतना तेज हुआ कि एक्सपर्ट लेंस भी समझ नहीं पाया कि गड़बड़ कहाँ हुई। वो बस यही सोच रहा था कि वो किस तरह के राक्षसी बच्चे मॉन्स्ट्रस किड से डील कर रहा है। हमारा हीरो उस गिल्ट और तकलीफ को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था जो उसने पिछली बार झेली थी, इसीलिए उसने यूजुआ की रक्षा करने का वादा किया। लेंस को लगा कि अपनी किस्मत से लड़ना बेकार है क्योंकि उसे भगवान की इच्छा से मरना है। भाई का कंधा नीचे हो गया था और वो फिर भी लड़ना चाहता था। उसका अंतहीन वार एंडलेस स्लैशेस अब किसी काम का नहीं था क्योंकि काइदो एक सीजन प्रोफेशनल की तरह हर वार का जवाब बखूबी दे रहा था। हाई स्कूलर को डरपोक बताकर सांजू ने अपने एक वार के दौरान खुद को पूरी तरह खुला छोड़ दिया। काइदो ने उसे उसकी जगह याद दिलाई। वो तुरंत उसके पीछे गया, उसकी जांघ पर एक दर्दनाक कट मारा और उस प्रो असासिन को इतना शोर मचाने के लिए छोटा बिलिटलिंग महसूस करवाया। इस हालत में सांजू पूछे बिना नहीं रह सका कि ये लड़का अचानक इतना तेज कैसे हो गया। पिछली बार वाली ट्रिक का फिर से इस्तेमाल करते हुए उसने हमारे हीरो को दबाने की कोशिश की, पर यह उसके लिए बर्बादी साबित हुआ क्योंकि काइदो ने उसके बाएं हाथ के आसपास कई कट लगा दिए। उसने जाहिर किया कि अब कोई फायदा नहीं क्योंकि उसने उसके सारे दाव पढ़ लिए हैं। अपने अगले अटैक में काइदो जबरदस्त स्पीड से फटा एक बेब्लेड बन गया और सांजू की बॉडी को काटता चला गया। अपनी खूनी नजर दिखाते हुए उसने लैंस का अंत घोषित कर दिया, जो अब भी सवाल कर रहा था कि कोई इतनी तेज चाकूबाजी और भगवान जैसी रफ्तार कैसे हासिल कर सकता है। जिस तरह से वो लड़ रहा था उससे उसे गुंगनिर के गुस्से की याद आई जो उनकी रैंक में नंबर 1 असासिन था। काइदो ने उस आदमी की बॉडी को बेरहमी से चीर दिया जब तक कि वो खून के तालाब पूल ऑफ ब्लड में लथपथ नहीं हो गया। लड़ाई खत्म हुई। सांजू को एहसास हुआ कि वो शुरुआत से ही कितना हल्का आउटक्लास्ड था। तेजी से हाँफते हुए लेंस डर से कांप रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक भी मसल हिला नहीं सकता क्योंकि उसके हाथों की टेंडेंस काट दी गई थीं। पर हमारा हीरो दयालु था। उसने उसे गुजारा करने के लिए कम से कम एक टांग तो छोड़ दी। बाकी के लिए उस किलिंग मशीन ने उसे यकीन दिलाया कि उसका लैंस के तौर पर करियर खत्म हो गया है और वो अब किसी को मार नहीं पाएगा। बेरहमी से काइदो ने कहा कि इस तरह असासिर अपनी पहचान का वो हिस्सा खो देगा जिसे वो सबसे ज्यादा कीमती ट्रेजर्स मानता है।
ये मौत से भी बदतर किस्मत थी, क्योंकि ये लोग नॉर्मल सोसाइटी में घुल भी नहीं सकते। पर उस आदमी को अकेला छोड़ने से पहले लड़के ने 2 सवाल पूछे। जवाब न देने पर उसकी दूसरी टांग भी दर्दनाक तरीके से काटने का वादा किया। उसका पहला सवाल था कि आदेश देने वाले आदमी का नाम क्या है और वे खास तौर पर उस लड़की को क्यों निशाना बना रहे हैं। पागल की तरह हंसते हुए सांजू ने खुलासा किया कि वो बात नहीं करेगा, भले ही वो उसे तड़पाए और मार डाले, क्योंकि उसने अपने एकमात्र भगवान वन एंड ओनली गॉड के प्रति वफादारी की कसम खाई है और वो कभी उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं जाएगा। भगवान के जिक्र ने कायदों के लिए सब कंफर्म कर दिया, पर दुर्भाग्यवश चारों ओर सायरन बजने लगे। सांजू की लापरवाही ने पुलिस को बुला लिया था। उस छोटे से मौके में उस आदमी ने अपनी बची हुई एक टांग का इस्तेमाल करके भागने में कामयाबी पाई। उसने लड़के को भी पकड़े जाने से पहले निकलने की सलाह दी। जाने से पहले सांजू ने सोचा कि क्या लड़का सच में एक साधारण हाई स्कूलर बनना चाहता है। उस सवाल ने उसे यादों में डुबो दिया, क्योंकि कायदों को याद है कि उसके आसपास के सभी लोग सोचते थे कि वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी जिंदगी एक बेदर्द असासिन, कोल्ड ब्लडेड असासिन के तौर पर जी है। यहाँ तक कि अब भी खून से सना होने पर भी ये विचार उसे परेशान कर रहा था। क्या वो सच में नॉर्मल है? क्या उसे हाई स्कूलर माना भी जा सकता है? उस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है, पर हम हेडक्वार्टर चलते हैं, जहां योशिमा को सांजू की अपडेट मिलती है। हेडक्वार्टर में हलचल, गुंगनेर का नाम। इज़ुमो रिपोर्ट करता है कि लेंस को पूरी तरह से नकारा कर दिया गया है, इस हद तक कि वो आगे काम भी नहीं कर सकता। अकात्सुकी हैरान था कि कायदो ने एक एक्सपर्ट असासिन को हरा दिया। उत्साहित होकर इज़ुमो ने कंफर्म किया कि वो जो भी था राक्षस था, क्योंकि सांजू ने उस आदमी की मूवमेंट को गुंगनेर के समान बताया था। ये नाम सबके बीच ध्यान खींचता है, यहाँ तक कि अकात्सुकी को भी लगता है कि इस आदमी की तुलना सबसे मजबूत चाकू चलाने वाले से करना अतिशयोक्ति है। इज़ुमो उनकी हताशा को समझता है, खासकर जब गुंगनेर का नाम आसानी से नहीं लिया जाता। मिनामी उनकी बातचीत को तोड़ता है, जबकि अकात्सुकी तुजी की अहमियत और खासियत पर चिल्लाता है। बहरहाल उन्हें लगता है कि यूजुआ के इस रैंडम बॉडीगार्ड ने काफी ताकतवर होना साबित किया है। उसने न सिर्फ उनके प्लान को खराब किया, बल्कि एक लेंस लेवल के दुश्मन को भी परास्त कर दिया। इस घटनाक्रम से योशिमा और बाकी लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते। ये पूरा मामला योशिमा को काइदो फुजिवारा के पीछे के रहस्य पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। अपने हीरो की बात करें तो वो वापस अपने कमरे में जाता है और चुपके से मरहम पट्टी करता है। उसे अपनी पहचान का संकट हो रहा है। उसे पता है कि उसे असासिन की जगह एक साधारण हाई स्कूलर होना चाहिए। दुर्भाग्य से उसे ऑर्गेनाइजेशन की नजरों से यूजुआ को बचाना है, और फिर ये भी है कि लेंस को हराने के बाद वे उसे और ज्यादा टारगेट करेंगे। इस कमजोर बॉडी के साथ उसे नुकसान होगा, इसीलिए काइदो ने मेहनत करने और फिर से ताकतवर बनने का इरादा किया। अगर उसे ये शांत लाइफ बचाए रखनी है तो उसे सब कुछ करना होगा ताकि ये सुरक्षित रहे। ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकात्सुकी स्वयं सेवा करता है और उस मिस्टीरियस आदमी को अपना टारगेट बनाने में गहरी दिलचस्पी दिखाता है। वे हैरान होते हैं, पर इज़ुमो इस लेवल के खतरे के लिए इसे एक बेहतरीन आइडिया मानता है। आखिरकार अगर ये आदमी सच में तुझी जैसा है तो एक साधारण लेंस काफी नहीं होगा। एक उत्सुक अकात्सुकी अपनी स्थिति का इस्तेमाल करके खतरे का ध्यान रखने में बहुत खुश है। वैसे ये आदमी कोई मजाक नहीं है, वो कुल मिलाकर 9वीं रैंक पर है और सबसे महान असासिन में से एक है। एक दिन बीतने के बाद यूजुआ के किडनैप होने के अगले दिन काइदो के माँ बाप और लड़की ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने की खुशी में उसे एक बड़ी वेलकम होम पार्टी दी। अपना प्यार दिखाने के लिए उसके पिता ने ओमी राइस पेश किया, जिसे बनाने में उन्होंने बहुत मेहनत की थी। हालांकि इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि डिश काफी खराब कर्स लग रही थी। उसके बाद यूजुआ ने कहा कि उसने भी उसके लिए कुछ खास बनाया है, और उसने मुंह में पानी ला देने वाली बीफ स्ट्यू की प्लेट उसके सामने रखी। एक गर्व भरी मुस्कान के साथ उसने उसे गर्मा गर्म अपनी मास्टरपीस में घुसने के लिए कहा, और जैसे ही वो उसके स्वाद को छूता है, हमारा हीरो को तुरंत अतीत का फ्लैशबैक आता है। जब वो घर से निकल रहा था और माई ने पूछा था कि क्या वो आज भी देर से आएगा, उस समय उसने उसे बताया था कि वो रात के खाने तक घर आ जाएगा, क्योंकि उसे बस किसी से मिलना था और एक दो चीजें उठानी थीं। उसने अपने असली काम के बारे में कोई सुराग नहीं दिया था। माई ये सुनकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उस दिन वो उसका पसंदीदा बीफ स्ट्यू बना रही थी, और इस बात से वो बहुत खुश हुआ था। फिर उसने जुनूनी आंखों से उसे बताया था कि वापस आने पर वो उसके साथ कुछ खास शेयर करेगा, और वो चला गया, और उसने अपनी प्यारी मुस्कान और गोद में जॉनी बॉय को मुस्कुराते हुए विदाई दी थी। बीफ स्ट्यू खाते हुए काइदो दुखी हो जाता है कि वो कभी उसे बता नहीं पाया कि वो उसके साथ रहने के लिए असासिन की जिंदगी छोड़ रहा था।
यूजुआ उसकी परेशानी देखकर परेशान हो जाती है और पूछती है कि क्या सच में इतना खराब लगा। पर हमारा हीरो अचानक उसका खाना ऐसे उतारने लगता है जैसे ये पृथ्वी पर उसका आखिरी भोजन है। लगभग रोते हुए उसने उसे बताया कि ये स्वादिष्ट है। यूजुआ ये सुनकर खुश हो जाती है और उसकी माँ कहती है कि अगर उसे ज्यादा भूख है तो और भी बहुत है। जब वो अपने पिता को पैन को आग लगाते हुए और यूजुआ को केक के साथ मुस्कुराते और आनंद लेते हुए देखता है, हमारा हीरो दिल से आभार व्यक्त करता है। बाद में वो यूजुआ को वापस घर छोड़ने जाता है क्योंकि हाल में चीजें और ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। कायदो ने उससे पूछा कि क्या उसने तब से अपने आसपास कुछ अजीब, अनयूजुअल होते हुए देखा है, पर उसने बताया कि उसके घर के चारों ओर पुलिस है, इसलिए अभी तो वो सेफ है। परेशान होकर कायदो ने पूछा कि उसका बटलर उसके साथ क्यों नहीं है। इस पर वो बोली कि उसने खुद उसे दूर रहने को कहा है, क्योंकि वो इतना इरिटेटिंग है कि उसे आसपास पाकर मजे करना नामुमकिन है। खैर, उसने बताया कि उसे उसके घर पर बहुत मजा आया। मानती है कि उसे दोबारा इतना हंसे हुए बहुत वक्त हो गया। अचानक उसका चेहरा सीरियस हो गया। उसने कबूल किया कि जब से उसने अपने पिता को खोया है, तब से वो काफी दुखी, डाउन महसूस कर रही है। ये सुनकर हमारा हीरो बिल्कुल चुप हो गया। युजुआ को एहसास हुआ कि उसने अभी तक उसे ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि वो इतनी स्ट्रेसफुल खबर से उसके एमनीशिया को और खराब नहीं करना चाहती थी। उसने कहा कि ये करीब 2 महीने पहले ठीक उसी समय हुआ था जब उसके कार एक्सीडेंट के बाद उसे कोमा में जाना पड़ा था। कायदो को रियलाइज हुआ कि इसीलिए वो तब उसे खो देने को लेकर इतनी इमोशनल थी, पर वो मजबूत बनी रही और अपने दुख को खुशमिजाज, चीयरफुल पर्सनालिटी के पीछे छुपा लिया। हमारे हीरो ने उसे परेशान करने के लिए माफी मांगी, पर युजुआ ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है और पॉइंट आउट किया कि वो बिल्कुल नहीं बदला, जिससे उसे हैरानी हुई। फिर उसने सोचा कि वो थोड़ा मैच्योर तो हुआ है, पर छोटे बच्चे में भी उसकी आदत थी कि जब कोई उसे बुली करता था तो वो अपने से बहुत बड़े बच्चों से लड़ बैठता था, भले ही उसे पता होता था कि वो जीत नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही जब उसे अगवा किया गया था तो वो उसके लिए आया, पर पट्टी बंधी होने की वजह से वो उसके अद्भुत मूव्स को देख नहीं पाई। युजुआ को शक हुआ और उसने पूछा कि उसने उसे बचाया कैसे। हमारे हीरो ने बात टाल दी, ये कहते हुए कि सब जो उसे देखते थे डर जाते थे, जो टेक्निकली सच था क्योंकि उसने राक्षस की तरह उनके साथियों को तबाह कर दिया था। इससे युजुआ को और शक हुआ। फिर भी उसने सोचा कि जब भी वो मुश्किल में होती है, वो बहादुर होकर उसके लिए आता है, तो फर्क नहीं पड़ता। युजुआ ने माना कि जब गुंडे उसे और कवाई को धमका रहे थे तो वो बहुत डरी हुई थी, पर जब उसने उसका चेहरा, जो सुबह के सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था, देखा तो वो सच में खुश हुई। इसके लिए उसने उसे शुक्रिया कहा और हमेशा की तरह स्मूथ होते हुए हमारे हीरो ने उसे कहा कि उसे जितनी बार भी उसकी जरूरत होगी वो उसे बचाएगा। इससे वो पके हुए टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गई। उसके बाद उस घबराई हुई लड़की ने उस पर चिल्लाकर पास आने को कहा और एक क्यूट सेल्फी लेने के लिए अपना फोन निकाला। अच्छी शॉट पर गर्व करते हुए उसने कहा कि वो इसे अपना वॉलपेपर बनाएगी ताकि उसे अद्भुत दिन याद रहे। उसे एहसास नहीं था कि इससे स्कूल में अजीब अफवाहें शुरू हो सकती हैं। हालांकि युजुआ ने दबे स्वर में कहा कि इससे उसे आगे बढ़ने में भी मदद मिलेगी, और कायदो को अपनी जिंदगी बदलने वाले एक्सीडेंट के इतनी जल्दी भी उसके लिए चिंता करते हुए देखकर उसे प्रेरणा मिली कि वो आखिरकार अपने पिता की अचानक मौत से चिपके रहना छोड़ दे। हमारा हीरो मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि युजुआ भी उसी की तरह संघर्ष कर रही है और इससे उसे अपनी कीमती बचपन की दोस्त को और भी ज्यादा बचाने की प्रेरणा मिली। तभी वो हैरान रह गया जब उसने अपना फोन निकाला और उसे अपने पिता की तस्वीर दिखाई। उसकी आत्मा लगभग शरीर से बाहर निकल गई जब उसने पहचाना कि उसका पिता कौन है, और उसने कंफर्म किया कि क्या वो सच में उसका पिता है। जिस पर उसने जवाब दिया, तुम्हारा एमनीशिया सीरियस होगा क्योंकि मेरे पिता तुम्हारे लिए हमेशा बहुत दयालु थे। एक गंभीर भाव के साथ उसने बताया कि उसके आसपास के बहुत से लोग उसके पिता के बारे में बुरा भला कहते थे, पर वो उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करते थे और इसीलिए वो उन्हें दिल की गहराइयों से प्यार करती थी। युजुआ के पिता की उसे अपनी पीठ पर उठाए हुए तस्वीर को देखकर कायदो को याद आया कि उसने ठीक वही वॉलपेपर पहले देखा था जब उसने अपना आखिरी मिशन खत्म किया था। उसकी आत्मा का हर हिस्सा दुख से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वही था जिसने युजुआ के पिता को उससे दूर किया था। उसे इतना दुखी देखकर युजुआ ने पूछा कि वो अचानक इतना चुप क्यों हो गया। जब कायदो सब कुछ प्रोसेस कर रहा था, जिस आदमी को उसने ठंडे खून में मारा था उसकी बेटी के सामने खड़ा था, तो उसने तर्क करने की कोशिश की। उसने सोचा कि हयाते ने गोली चलाई थी और अगर उसे पता होता कि वो उसका पिता है तो वो मिशन नहीं लेता।
पर उसे गिल्ट महसूस हुआ क्योंकि उसने आंखें बंद करके ग्रेट विल की बात मानी थी कि चेयरमैन अकागी ने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है, इसलिए उसे खत्म किया जाना चाहिए। उसे और भी बुरा लगा क्योंकि उस समय उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था और अब उसने युजुआ को भी खतरे में डाल दिया है। तो वो सोचता है कि उसे बता दे कि वो कभी उस ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट था जिसने उसके पिता की मौत का ऑर्डर दिया था। वो गहरी निराशा में दांत पीसता है, अभी भी कोई अंतिम फैसला नहीं ले पा रहा था। अगले दिन स्कूल में वो चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठा था, जबकि क्लास की सभी लड़कियां जोर जोर से बात कर रही थीं कि नया ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है। उम्मीद कर रही थीं कि वो कोई हॉट लड़का हो। आखिरकार हमारे हीरो ने युजुआ को नहीं बताने का फैसला किया, क्योंकि एक लैंस को काम से बाहर करने से ऑर्गेनाइजेशन उसका पीछा करना बंद नहीं करेगी। इसलिए उसका एकमात्र असली ऑप्शन हर कीमत पर उसकी रक्षा करना है। तभी टीचर ने ऐलान किया कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आ गया है, और जब लड़के ने अंदर आने की इजाजत मांगी तो हमारे हीरो ने तुरंत उसकी आवाज पहचान ली। अविश्वास में घूरता रहा। गुलाबी बालों वाले खुशमिजाज लड़के को एक नजर देखकर उसने सोचा कि दैवीय भालों में से एक उसके स्कूल में क्या कर रहा है। उस आखिरी पागल को याद करके जो उसके पीछे आया था, उसका शक पक्का हो गया कि ग्रेट विल ने युजुआ के किडनैप में उसके हस्तक्षेप के सीधे जवाब में इसे भेजा है। अचानक वो लड़का हमारे हीरो की तरफ मुड़ा और एक ठंडी टकटकी से उसकी आत्मा को भेद दिया। उसने ओपनली घोषित कर दिया कि उसका टारगेट कौन है। इसमें कोई शक नहीं था कि गुलाबी बालों वाला बदमाश अकात्सुकी है, ऑर्गेनाइजेशन के 12 दैवीय भालों में से एक, जिसका उपनाम बिडेंट है। कुछ समय बाद पीई के लेसन के दौरान भीड़ अपने नए ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए दीवानी हो गई, क्योंकि उसने आसानी से एक और बास्केट स्कोर कर दिया। लड़कियां गुलाबी बालों वाले लड़के पर फिदा थीं, जबकि उसका टीममेट सच में हैरान था कि वो इतनी कम हाइट के बावजूद इतना ऊंचा कूद गया। माकोतो ने इसे एक शानदार पास कहकर टाल दिया और अपनी टीम को एक और होप डालने के लिए प्रेरित किया, जबकि अपोनेंट टीम चिढ़ गई कि ट्रांसफर स्टूडेंट लड़कियों के बीच पहले से ही इतना पॉपुलर हो गया है। इस बीच काइदो बिल्कुल चौकन्ना था। उसे अजीब लगा कि लेंस ने अभी तक एक भी चाल नहीं चली और वो सोच रहा था कि आखिर वो क्या प्लान कर रहा है। देखो, लेंस टॉप 100 असैसिन्स का एक एलीट ग्रुप है जिन्हें नंबर दिए जाते हैं, और उनमें से टॉप 12 पौराणिक भालों के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नेतृत्व उनके सर्वोच्च नेता ओडिन करते हैं। इन अविश्वसनीय रूप से ताकतवर असासिन में से हर एक के पास असाधारण क्षमताएं हैं जो 1000 आदमियों को टक्कर देती हैं। जब हत्या की बात आती है तो ये लोग आसानी से पूरे देश की सेना को रौंद सकते हैं। ये एलीट योद्धा केवल सबसे नाजुक मिशनों के लिए तैनात किए जाते हैं, जिससे काइदो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि वे युजुआ को टारगेट करने पर तुले हुए हैं। काइदो दुख में नीचे देखता है, क्योंकि उसके पिछले मिशन की दर्दनाक यादें उसे हिट करती हैं, और उसे लगता है कि असैसिन जरूर उस सीक्रेट खजाने के पीछे है जिसे चेयरमैन ने आपराधिक तौर पर चुराया था। ये बात उसे परेशान करती रहती है कि अगर अकात्सुकी इस स्कूल में कोई चाल चलता है तो क्या वो सच में अपनी बचपन की दोस्त समेत यहाँ सबकी जान को अपनी हाई स्कूलर की मौजूदा बॉडी से बचा पाएगा। कुछ समय बाद सब क्लासरूम में वापस आ गए, पर छात्र अब भी माकोतो पर फिदा थे और उसे कराओके के लिए उनके साथ आने के लिए भीख मांग रहे थे। महिलाओं के बीच वो तुरंत हिट हो गया, जो और भी ज्यादा उस पर फिदा हो गईं जब उसने यूनाइटेड स्टेट्स में थोड़ा बास्केटबॉल खेला है। इस बीच हमारा हीरो दूर से हालात को देखता है और रियलाइज करता है कि अकात्सुकी आज अपनी चाल नहीं चल रहा। उसने कल पूरी तरह चौकन्ना रहने का मेंटल नोट बना लिया। तभी उसने युजुआ को उसे बुलाते हुए सुना और पूछा कि क्या वो स्कूल के बाद उसके साथ कहीं जा सकता है। हमारे हीरो ने उसकी बात सुने बिना ही तुरंत मना कर दिया, जोर देकर कहा कि उसे आज सीधे घर जाना चाहिए। मगर यार, अचानक ही उसके कंधे पर एक हाथ टेका। माकोतो पीछे से आया और खुशी से उसका नाम लेकर ग्रीट किया। काइदो के लिए तो तुरंत खतरे की घंटी, रेड फ्लैग्स बज गई। उसे पक्का हो गया कि ये लड़का सच में युजुआ के पीछे पड़ा है। माकोतो ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, पर युजुआ ने कहा कि वो तो स्कूल में पहले से ही हॉट नए लड़के के तौर पर काफी फेमस है। उसने पूछा कि वो उसका नाम कैसे जानता है, जबकि वे कभी मिले नहीं। वो खुशमिजाज ट्रांसफर स्टूडेंट ने लापरवाह मुस्कान के साथ बताया कि वो अकागी ग्रुप की संपत्ति फॉर्चून विरासत में पाने वाली हाई स्कूल की लड़की है। ये सुनकर वो पूरी तरह हैरान, कॉट ऑफ गार्ड रह गई। वो थोड़ी उदास हो गई, जबकि माकोतो ने आगे कहा कि उसके पिता चेयरमैन के कर्जदार इंडेटेड हैं, इसलिए उसे उसकी देखभाल करने का निर्देश इंस्ट्रक्टेड दिया गया है। पर जब उसने उसे कहीं इनवाइट करने की कोशिश की तो हमारा हीरो बीच में टूट पड़ा। उसने बहाना बनाया कि प्रैक्टिस के दौरान उसकी उंगली में चोट लग गई है और उसे नर्स के पास जाना पड़ेगा। हमारे हीरो ने उसे ठंडी मौत भरी घूर दी,
जिससे वो साथ खेलने पर मजबूर हो गया और दोनों लड़के यूजुआ से अलग हो गए। वो मुस्कुराती हुई पीछे मुड़ी और कायदो को एक बार फिर अजीब लोगों से बचाने के लिए शुक्रिया कहा। कुछ देर बाद जब वे दोनों छत पर खड़े थे, माकोतो नज़ारे की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि हाई स्कूल की जवानी का ये प्राइम टाइम कितना शानदार है। फिर उसने कायदो की तरफ देखा और मजाक में पूछा कि क्या वो उसे यहाँ अपना प्यार इजहार करने के लिए लाया है, पर हमारा हीरो चुप रहा। माकोतो बस हंस दिया और आगे कहा कि यूजुआ सामने से सच में काफी क्यूट है, पर उसे यकीन नहीं होता कि वो चेयरमैन की बेटी है। काइदो सीधे मुद्दे पर आया और पूछा कि यहाँ आने का उसका असली मकसद क्या है और क्या ये बैंगनी बालों वाले आदमी का बदला है। ट्रांसफर स्टूडेंट हमेशा की तरह बेपरवाह देखा और आराम से पूछा कि क्या सांजू को खत्म करने वाला वही है। उसने काइदो की बॉडी का विश्लेषण करना शुरू किया और हैरान था कि उसे सिर्फ मामूली चोटों के साथ सांजू के खिलाफ जीत कैसे मिली। पर हमारा हीरो दिखाई दे रहा था कि वो कितना ज्यादा चिढ़ रहा था और उसने अपना सवाल दोबारा दोहराया। असासिन ने आखिरकार अपना मासूमियत का ढोंग छोड़ दिया और मान लिया कि वो उस सीक्रेट खजाने पर हाथ डालना चाहता है जो यूजुआ को उसके पिता से विरासत में मिला है, जिससे हमारे हीरो का शक पूरी तरह पक्का हो गया। अकात्सुकी ने आगे कहा कि उन्हें अभी पता नहीं है कि वो वास्तव में क्या है और फिलहाल उन्हें सिर्फ जानकारी चाहिए। उसने हमारे हीरो को ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का मौका दिया क्योंकि वो उनके कुछ असासिन से ज्यादा मजबूत है। उस लड़के ने जोड़ा कि वे सिर्फ बुरे लोगों को टारगेट करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और यूजुआ शायद उसे सीक्रेट खजाने की जगह बता दे क्योंकि वो उसके करीब है। अकात्सुकी ने उसे घिनौनी मुस्कान दी और काइदो को चेतावनी दी कि ये बहुत अच्छा ऑफर है क्योंकि इस तरह वो और लड़की ऑर्गेनाइजेशन का सामना करने के बाद भी बच सकते हैं। फिर वो छत के किनारे तक चला गया और हाथ आगे बढ़ाते हुए चेतावनी दी कि अगर उसने विरोध किया तो मासूम बच्चे घायल हो जाएंगे। हमारा हीरो इसे नजरअंदाज नहीं कर सका और तुरंत असासिन की तरफ दौड़ा और तेज वार की बौछार शुरू कर दी। माकोतो ने हर वार को आसानी से चकमा दिया और काइदो की तेज मूवमेंट की तारीफ की कि वो प्रो को टक्कर दे सकता है। तभी हमारे हीरो ने उसकी बांह पकड़ ली और खुलासा किया कि उसे पता था कि असासिन बमों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। छोटा सा क्यूब उसका अद्वितीय असासिन आइटम है जिसे वो विस्फोटकों और मार्शल आर्ट्स के साथ मिलाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में बिडेंट के टारगेट को तबाह करने के डिफॉल्ट तरीके के रूप में जाना जाता है। उसके कोड नेम के जिक्र से असासिन पूरी तरह हैरान रह गया। वो पीछे कूदा और चिल्लाया कि काइदो के पास एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जानकारी है। फिर माकोतो ने अपने हाथों में 6 और बम दिखाए, पागल की तरह मुस्कुराते हुए कहा कि वो अब लेवल बढ़ाने वाला है। आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ वो छत पर कूदने लगा और बमों को पकड़ने की कोशिश की। उसने पहले 3 पकड़ लिए और बाकी की तरफ तेजी से दौड़ा। हमारा हीरो फिर दीवार पर पार्कौर करता है और बाकी 3 अपने पैरों से पकड़ लेता है। माकोतो पूरा सीन देखता है और कहता है कि काइदो में बिल्कुल भी कुछ नॉर्मल नहीं है, पर फिर अचानक नीचे जमीन की तरफ एक और बम फेंक देता है। काइदो बेताबी से उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, जबकि असासिन उसे ताना मारता है कि वो इस तरह पूरे स्टूडेंट बॉडी को नहीं बचा सकता। हमारा हीरो क्यूब को पकड़ने में नाकाम रहता है और वो नीचे मैदान में गिर जाता है, जबकि पीछे वाला पागल अपनी उंगली चटकाता है और बम को उड़ा देता है। काइदो धमाके से अपना चेहरा बचाता है और नीचे छात्र अचानक विस्फोट से घबरा जाते हैं और उस इलाके से भागने लगते हैं। माकोतो उसे यकीन दिलाता है कि उसने इसे जमीन पर पहुंचने से पहले फटने के लिए एडजस्ट किया था ताकि किसी को चोट न लगे। उसने इसे 6 बम पकड़ने का बोनस के तौर पर कहा। काइदो गुस्से से फटने वाला था, पर माकोतो उसे बीच में टोकता है और बम दिखाते हुए पूछता है कि वो सच में कौन है और क्या वो उनके ग्रुप में शामिल होगा। एक पल के लिए सोचने के बाद हमारे हीरो ने जवाब दिया कि वो बस एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो बिल्कुल भी उसके साथ शामिल नहीं होगा। माकोतो उस जवाब से सच में निराश होता है और सोचता है कि काइदो तब तक नहीं मानेगा जब तक कुछ लोग मर नहीं जाते। पर हमारा हीरो जवाब में सिर्फ एक नाम लेता है, गूंग नीर। उस नाम के जिक्र से असासिन की आंखों में जंगली नजर आ जाती है और काइदो शांति से कहता है कि उसे कभी गूंग नीर के नाम से जाना जाता था। जब स्कूल के स्पीकर निकासी का ऐलान करते हैं, माकोतो हमारे हीरो को घूरता है और गूंग नीर का नाम लेने पर गुस्सा होता है। पर तभी काइदो खुलासा करता है कि वो बस समय खरीद रहा था और इससे पहले कि माकोतो प्रोसेस कर पाए, स्कूल के अधिकारी छत पर पहुंच जाते हैं ताकि देख सकें कि कोई छात्र बचा तो नहीं है। गुलाबी बालों वाला बदमाश उसे 3 दिन का वक्त देता है फैसला करने के लिए कि वो उनके साथ शामिल होगा या नहीं, और चेतावनी देता है कि अगर उसने मना किया तो वो पछताएगा। उसके बाद विस्फोट की वजह से छात्रों को स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है और चर्चा चल रही थी कि इतने बड़े धमाके से किसी को चोट नहीं लगी। यूजुआ काइदो से पूछती है कि वो घर क्यों नहीं जा रहा।
काइदो ने समझाया कि उसे पहले कुछ जरूरी काम है और चाहता है कि वो घर पर रहे क्योंकि विस्फोट उसी को निशाना बनाकर किया गया एक और हमला हो सकता है। तभी कवई ने जोश के साथ चिल्लाया कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और उसने युजुआ को बचाने के लिए मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया है। हालांकि उसकी अति उत्साह उसे सिर्फ परेशान ही करता है। युजुआ ने को से पूछा कि अगर कुछ होता है तो वो उसे टेक्स्ट करे और वो मान गया, पर जैसे ही वो गाड़ी से दूर चली जाती है वो वापस माकोतो को घूरता है, जैसे उसे बता रहा हो कि वो किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। इस बीच माकोतो हमारे हीरो को देखता है और उसे यकीन है कि तुझी गुंगनीर के नाम को अपमानित नहीं होने देगा। बाद में लोकल ट्रेन में हमारा हीरो उम्मीद करता है कि वो अकात्सुकी का ध्यान युजुआ से हटाकर खुद की तरफ मोड़ने में कामयाब रहा होगा। उसे याद आता है कि अकात्सुकी दैवीय भालों में सबसे छोटा है, पर उसकी क्षमताएं कोई मजाक नहीं है। मुट्ठी भींचते हुए वो सोचता है कि वो अपनी नई बॉडी का आदी हो गया है, पर दैवीय भाले से लड़ने के लिए उसे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ये विचार उसे चिंतित करता है कि अगर वे 3 दिन बाद भिड़ते हैं तो वो हार सकता है। फिर भी ये युजुआ को बचाने के उसके दृढ़ संकल्प को हिला नहीं पाता, भले ही इसका मतलब गुलाबी बालों वाले बदमाश को मार डालना हो। तभी हमारा हीरो शिबुया स्टेशन पर उतरता है और उस जगह की तरफ जाता है जहां उसे पहली बार मारा गया था। वो बालकनी पर कूदता है, ये सवाल करता है कि वो यहाँ आया ही क्यों, क्योंकि मराई उसका इंतजार नहीं कर रही होगी। जब दरवाजा अचानक खुलता है तो वो सोचता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का कोई जाल हो सकता है, पर इसके बावजूद वो अपार्टमेंट में चला जाता है तो देखता है कि अपराध स्थल साफ कर दिया गया है, जबकि बाकी का जगह अभी भी वैसा ही है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और वो हमलावर की उम्मीद में अपनी फाइटिंग स्टांस में आ गया, पर हैरान रह गया जब उसका कुत्ता जॉन अपनी पूंछ हिलाता हुआ खड़ा था। जॉन उत्साह से भौंकता है, वो अच्छा लड़का उसकी तरफ दौड़ता है और हमारा हीरो ध्यान देता है कि फ्रिस्बी उसके मुंह में दबी हुई है। ये नज़ारा उसे उन दिनों में खींच ले जाता है जब वो और मी पार्क में जाकर जॉन के साथ फैच खेलते थे और उसकी आंखें नम हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुत्ते को अभी भी वो याद है। तभी उसकी नज़र एक कोने पर पड़ी और उसने अपनी मराई और जॉन की बीच पर एक साथ की तस्वीर देखी। उसे वो समय याद आया जब वे रोड ट्रिप पर थे और उसने उसे बताया था कि भले ही वो कभी उसके काम की नेचर नहीं समझ पाई, पर माई हमेशा चाहती थी कि वो खुश रहे। उसने जवाब दिया था कि वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट है और उसकी रक्षा करते हुए मर जाएगा, पर माई ने बस इतना कहा कि मरा हुआ आदमी खुश नहीं हो सकता और वो चाहती है कि वो एक बार जीने की कोशिश करे। अब विधवा की तरह रोते हुए हमारा हीरो पछताता है कि वो कभी उसे खुश नहीं कर पाया और अब वो सिर्फ उसकी यादों में जिंदा है। उसके बाद वो घर लौटता है और अपने परिवार को बताता है कि कुछ मुश्किलों की वजह से एक दंपत्ति कपिल को अपना कुत्ता छोड़ना पड़ा, इसलिए वो उसे घर ले आया है और पूछता है कि क्या वे उसे रख सकते हैं। इससे पहले कि वो और कुछ मोलभाव कर पाता, टेरो तुरंत कुत्ते को गोद लेने के लिए राजी हो जाता है और क्योतो सुझाव देती है कि वे बारी बारी से उसे घुमाने ले जाएंगे। जब वे कुत्ते का नाम पूछते हैं तो वो समझाता है कि पिछले मालिकों ने उसे जॉन कहा था। बाद में उसने युजुआ को टेक्स्ट करके पूछा कि क्या कुछ हुआ है और उसने कहा कि सब कुछ काफी बोरिंग है। उसने उसके नए कुत्ते के बारे में सुना और पूछा कि क्या वो उसे सहलाने आ सकती है, पर उसने उसे अभी आने से मना कर दिया। वो अपने फोन पर मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या करना है। उसके बाद उसने अकात्सुकी को कॉल किया, जिसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उसने अपना इरादा बदल दिया है क्योंकि 3 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। पर हमारे हीरो ने कहा कि वो खेल खत्म कर चुका है और सुबह होने से पहले स्कूल की छत पर अकात्सुकी को पीटने के लिए तैयार है। उसने कसम खाई कि वो इस सब को हमेशा के लिए खत्म कर देगा क्योंकि वो गूंगनीर है। गूंगनीर का नाम सुनकर अकात्सुकी इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने हाथ में फोन तोड़ दिया। उसके मन में कायदा जैसा कोई लॉर्ड तुजी से कभी तुलना नहीं कर सकता था, जो एक परफेक्ट असासिन की परिभाषा था। फिर भी को उसके ठीक सामने गूंगनीर नाम क्लेम करने की हिम्मत कर रहा था। 3 साल पहले मिडिल ईस्ट में वे दोनों एक खतरनाक मिशन पर एक साथ थे। एक वक्त पर अकात्सुकी ने एक बड़ी गलती की जिससे वो पूरी तरह से दुश्मनों से घिर गया। उसका बायां हाथ उड़ गया और साफ था कि वो मरने वाला है। जैसे ही उसने अंत के लिए खुद को तैयार किया, तुझी अचानक दिखाई दिया और पलक झपकते ही हर दुश्मन को काट डाला। अकात्सुकी ने उसका धन्यवाद किया, कहा कि वो सिर्फ उसके विस्फोट की वजह से यहाँ तक पहुँच पाया और उसने उससे वापस जिंदा लौटने का आग्रह किया। वादा किया कि वो आगे मिशन का ध्यान रखेगा। छत पर शोडाउन। अगली सुबह वे दोनों छत पर मिले।
अकात्सुकी आराम से काइदो से पूछता है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर लड़ने यहाँ क्या सोचकर आया है। काइदो जवाब देता है कि वो पहले उसे हराने और फिर अपनी क्लासेस में जाने का प्लान बना रहा है। हंसते हुए अकात्सुकी उसे कहता है कि दोनों का ठीक वही आइडिया था और जोड़ता है कि कल से वो सोच रहा था कि काइदो की मूवमेंट लगभग गूंगनीर जैसी थी। वो मानता है कि वो भी कभी उसकी तरह बनना चाहता था, पर अब जब काइदो ने उसे गूंगनीर की उपस्थिति पहली बार महसूस कराई है तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। कम से कम तब तक नहीं जब तक वो उसे भुने हुए मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं उड़ा देता। एक मुस्कान के साथ अकात्सुकी कहता है कि वे लड़ना शुरू करने से पहले वो एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करना चाहता है। वो खुलासा करता है कि उसने स्कूल में कहीं बम लगा दिए हैं और क्योंकि उसकी बाईं प्रोस्थेटिक आर्म सीधे उसके दिमाग से जुड़ी है, वो सिर्फ अपनी उंगलियों की मूवमेंट से उन्हें तुरंत डेटोनेट कर सकता है। अगर काइदो उससे हार जाता है तो बहुत से लोग मर जाएंगे और खून खराबे को रोकने का एकमात्र तरीका उसकी बांह और दिमाग के कनेक्शन को काट देना है। ये सिर्फ दो ऑप्शन छोड़ता है, या तो उसकी बांह काट दो या उसका दिमाग नष्ट कर दो। हालांकि काइदो शांति से पॉइंट आउट करता है कि एक तीसरा ऑप्शन भी है। अगर अकात्सुकी बेहोश हो जाता है तो बम को भी डिसार्म किया जा सकता है। ये सुनकर अकात्सुकी सच में हैरान होता है और काइदो समझाता है कि उसने उसे पहले ही बताया था। लड़ने के लिए तैयार होते हुए काइदो कहता है कि वो उसे मारने नहीं आया, वो केवल उसे रोकने आया है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ काइदो पूछता है कि क्या अकात्सुकी को सच में यकीन है। फिर बिना चेतावनी के वो आगे बढ़ा और हमला कर दिया। गूंगनीर वनाम बिडेंट। अकात्सुकी उसे चकमा देने में कामयाब रहा, पर हमारे हीरो ने ध्यान दिया कि उसका एकमात्र फायदा अकात्सुकी की रणनीति और व्यक्तित्व को जानने में है, क्योंकि इस बॉडी का शारीरिक प्रदर्शन उसके अपने लेवल के करीब भी नहीं है। अकात्सुकी ने कई बम हवा में फेंके और जब वे फटे तो विस्फोटों का मकसद उसके टारगेट की आंखों और कानों को नष्ट करना था। उसने बाएं हाथ का हुक चलाया। हालांकि काइदो को इस रणनीति के बारे में पहले से सब पता था। उसने तेजी से चकमा दिया और आगे बढ़कर अकात्सुकी के सीने पर एक पंच दे मारा। हवा में अकात्सुकी ने अपनी बॉडी को शिफ्ट किया और वार से बच निकला। फिर उसने एक ठोस पंच से पलटवार किया, जिससे काइदो हवा में उड़ता हुआ चला गया। जब काइदो खुद को संभालता है, अकात्सुकी कहता है कि असर को कम करने के लिए पीछे की तरफ उड़ना सही फैसला था, क्योंकि उसके प्रोस्थेटिक आर्म से सीधा वार काइदो के हाथ को पूरी तरह तबाह कर देता। एक खतरनाक मुस्कान के साथ अकात्सुकी ने चेतावनी दी कि अगर काइदो सच में गूंगनीर है तो ये उसकी क्षमता की सीमा से बहुत दूर है। पंच से काइदो की पसलियां चटक गईं और उसने रियलाइज किया कि दैदीए भाले ऐसे दुश्मन नहीं हैं जिन्हें सिर्फ उनकी टेक्निक जानकर हराया जा सकता। काइदो मन ही मन सोचता है कि एक कातिल के तौर पर शांतिपूर्ण जीवन कभी उसके लिए नहीं था। फिर भी अगर वो अभी भी जिंदा है तो इसका कोई कारण होना चाहिए। वो किसी का भी सामना करे, वो बिना किसी को मारे जीतेगा। वो उन सभी की खातिर बचेगा जो उसकी परवाह करते हैं। भयंकर दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपना सबसे तेज पंच फेंका और दोनों ने तेजी से वार बदले, पर काइदो को अचानक अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। अकात्सुकी ने इस मौके का फायदा उठाया और वारों की एक झड़ी खोल दी। काइदो इन्हें टालने की कोशिश करता है, पर वो सबसे नहीं बच सकता। वो खुद से कहता है कि उसे अपने दुश्मन की मूवमेंट पढ़ने पर ज्यादा केंद्रित करने की जरूरत है। अकात्सुकी ने एक जोरदार किक मारी जिससे काइदो पीछे खिसक गया। उनके बीच की दूरी बढ़ने पर अकात्सुकी ने एक और बम फेंका और उसे डेटोनेट कर दिया। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और वो आखिरी वार यानी फिनिशिंग स्ट्राइक के लिए दौड़ा, पर चूंकि काइदो उसकी हर चाल जानता है, वो पहले से ही तैयार था। अकात्सुकी ने पूरी ताकत का पंच मारा, पर काइदो ने उसे रोका और कहा कि वो उसका गुस्सा और मारने की नीयत महसूस कर सकता है और इस तरह की कोई चीज उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ नहीं पाएगी। वो अकात्सुकी के सारे गुस्से को अंदर समा लेगा। अकात्सुकी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो पीछे कूदा। इस बीच काइदो ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उसकी इंद्रियां इतनी तेज हो गईं कि वो न सिर्फ अपने आसपास की भौतिक वस्तुओं को बल्कि असासिन की चेतना को भी पहचान सकता था। अकात्सुकी अचानक आए बदलाव से हैरान था और सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या है। वो सोचता है कि उसने पिछला वार काइदो के ब्लाइंड स्पॉट से किया था और हैरान था कि उस स्कूल के बच्चे ने इसे कैसे रोक दिया, जैसे उसे पहले से पता था कि वार कहां से आएगा। उसने कुछ और बम क्यूब निकाले और कहा कि चीजें अब और दिलचस्प हो रही हैं। वो एक गंभीर लुक के साथ झुका और कहा कि उसे नहीं पता कि काइदो क्या सोच रहा है, पर वादा किया कि वो अगली चाल से उसकी सुरक्षा तोड़ देगा। हमारा हीरो एक रक्षात्मक पोजीशन लेता है और रियलाइज करता है कि अकात्सुकी एक बार फिर हमला करने वाला है। गुलाबी बालों वाला असासिन ने एक बम अपने पीछे गिराया और विस्फोट का इस्तेमाल करके दूसरा बम क्यूब को पूरी रफ्तार से काइदो की तरफ उड़ा दिया।
एक बड़ा धमाका हुआ, पर हमारा हीरो जिन वू बनकर आखिरी सेकंड में किनारे हटकर उससे बचने में कामयाब रहा, जिससे आइटम ठीक उसके पीछे फटा। अकात्सुकी ने उसे इम्प्रेसिव कहा कि वो उसके स्पेशल अटैक से बचने में कामयाब रहा, पर वो सोचता है कि अगर हमारे हीरो को इतनी आसानी से मारा जा सकता तो उसके जैसा एलीट भाला भेजने का कोई मतलब नहीं होता। पर हमारा हीरो बस उसे चुप रहा और गुलाबी बालों वाला लड़का जो कुछ भी फेंक सकता था उसे लेने के लिए तैयार हो गया। वापस उसके घर पर जॉन धमाके से जाग गया और काइदो की माँ भी, जो सोच रही थी कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसने सोचा कि शायद पटाखे होंगे। इस बीच छत पर दोनों अभी भी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। अपने हाथों से अभी भी बचाओ गार्डिंग करते हुए काइदो सोचता है कि भले ही अकात्सुकी के हाथों को देखना नामुमकिन है, पर हमारा हीरो फिर भी हर चाल का अनुमान लगा सकता है, क्योंकि वो उसके सारे पैटर्न जानता है। अकात्सुकी तनाव में आ गया अपनी अगली चाल की तैयारी करते हुए, पर हमारा हीरो एक्सपर्ट की तरह अनुमान लगाता है कि वो 4 बम फेंकने वाला है जो ठीक उसके 2 मीटर आगे भटने वाले हैं। जैसे ही असासिन उन्हें एक्टिवेट करने वाला होता है, काइदो उन सबको कई दिशाओं में फैलने के लिए किक मारता है। इससे पूरी छत ताकतवर विस्फोटों से भर जाती है। काइदो तेज धमाकों से अपना चेहरा बचाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा रहने में कामयाब रहता है, पर फिर वो असासिन की अगली चाल का अनुमान लगाता है और बाएं से आते हुए पंच को चकमा देता है। हमारा हीरो अपने कुछ तेज वारों से जवाबी हमला करता है, जिससे अकात्सुकी को बचाव करना पड़ता है। उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक भी वार नहीं मार पा रहा है। असासिन सोचता है कि बमों की वजह से काइदो की आंखें और कान कब के काम करना बंद कर देने चाहिए थे और जलती हुई गर्मी से सांस लेना लगभग नामुमकिन होना चाहिए। हालांकि हमारे हीरो की आंखों का नजारा अकात्सुकी को ऐसा महसूस कराता है जैसे वो उसकी सभी चालों को देख सकता है, जिससे उसे अपने प्यारे गूंगनीर की याद आ जाती है। उसे याद आता है जब काइदो ने कहा था कि वो गूंगनीर है, पर इससे वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो हमारे हीरो पर चिल्लाता है कि वो उससे पंगा स्क्रू विद हिम ना ले। वो मांग करता है कि क्या वो हाई स्कूलर सच में उसका तुजी है, और अगर सच है तो वो अब क्यों दिखाई दिया। दूसरी तरफ काइदो बड़ी मुश्किल से संभल रहा था, सांस लेने में संघर्ष कर रहा था, पर फिर भी मुट्ठियां ऊपर रखता है। उसे एहसास होता है कि भले ही वो असासिन की चाल पढ़ सकता है, पर लड़का अभी भी बहुत तेज है और वो इस अनट्रेन्ड बॉडी में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वो किनारे पर कूदता है और आखिरकार भागने से रुकने का मन बना लेता है। उसी समय अकात्सुकी सोचता है कि अब इस आदमी के भागने के लिए कोई जगह नहीं बची। वो मुट्ठी भर बम उठाता है और सोचता है कि भले ही उसकी चाल का अनुमान लगाया जा सके, कोई बात नहीं, और उसे वार से बचने की हिम्मत देता है। वो बम क्यूब्स को हमारे हीरो की तरफ फेंकता है। हमारा हीरो ठीक उसी पल अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे दौड़ता है, खुद से कसम खाता है कि वो फिर कभी किसी को दुखी नहीं करेगा। अकात्सुकी बम एक्टिवेट करता है और पूरी छत को सूरज की तरह रोशन कर देता है, पर काइदो आगे बढ़ता रहता है, भले ही अब वो देख नहीं सकता। वो सामने असासिन को महसूस करता है और वार करने के लिए आगे जाता है, पर असासिन चकमा देने में कामयाब हो जाता है और अपने मेटल हैंड में बम क्यूब का इस्तेमाल करके सीधे हमारे हीरो के सिर पर नकल सैंडविच फेंकता है। हालांकि काइदो उसे किताब की तरह पढ़ता है, कोहनी से पंच को रोक देता है, जिससे वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर ब्लॉक के बाद सीधे चेहरे पर एक जबरदस्त कोहनी मारता है, पर वो यही नहीं रुकता। वो कसूकी का नाम चिल्लाता है और बॉडी पर एक जोरदार पंच मारता है, फिर उसके पेट पर सीधी किक मारकर उसे खत्म करता है। वार से उसकी मेटल आर्म टूट जाती है और असासिन छत के किनारे से उड़ता हुआ नीचे अनवेलकमिंग कंक्रीट की तरफ गिरता है और बेहोश हो जाता है। सीन फिर एक फ्लैशबैक में बदल जाता है, जहां युवा असासिन गूंगनीर से कहता है कि उसे भूल जाए और खतरे से बाहर निकल जाए, पर हमारा हीरो उसे बताता है कि वो अपने एक भी दोस्त को मरते हुए नहीं देखना चाहता। गूंगनीर को लगता है कि इस तरह की मानसिकता एक असासिन को शोभा नहीं देती, पर यही वजह है कि उसने ये चुनाव किया। भले ही दुश्मन कितना भी बड़ा हो, वो अपने न्याय के रास्ते पर चलता रहेगा। अकात्सुकी आखिरकार जागता है और काइदो से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। उसने जवाब दिया कि उसकी एकमात्र प्राथमिकता बम को डिसार्म करना था और उसने उसे मारने के बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं। असासिन मुस्कुराता है और उसे बताता है कि वो अकेले पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं हरा सकता, पर काइदो दृढ़ रहता है कि वो चाहे कुछ भी हो करेगा, क्योंकि एक पूर्व असासिन के तौर पर यही एकमात्र न्याय है जो वो रख सकता है।
परिचित शब्द और नजर अकात्सुकी को हैरान करती है, जिससे उसे गुंगनीर की याद आती है। जबकि काइदो कहता है कि भले ही वो ग्रेट विल हो या ओडिन, वो उन सब को हराने का वादा करता है। इस बयान से अकात्सुकी हंसी से फूट पड़ता है। वो काइदो के शब्दों को दोहराता है और ऐसी चीज सोचने के लिए उसे पागल कहता है। काइदो की हैरानी के लिए असासिन यकीन करता है कि वो सच में तुजी है, कोई ढोंग नहीं। लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि तुजी जैसा पागल ही ऐसी जंगली बात कह सकता है। जब हमारा हीरो सिर्फ हैरानी में उसे देखता है तो गुलाबी बालों वाला लड़का फिर असली मुद्दे पर आता है और उससे पूछता है कि वो टूथपिक जैसा क्यों दिख रहा है, जबकि उसे जमीन के 6 फीट नीचे होना चाहिए। काइदो जवाब देता है कि उसे भी यकीन था कि वो मर गया था, पर जब वो जागा तो अचानक काइदो की बॉडी में था। वो अपने दिमाग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि फिलहाल तुजी का बस यही बाकी है, जिससे अकात्सुकी सच में हैरान होकर बैठ जाता है। हमारा हीरो आगे कहता है कि हिट का ऑर्डर देने वाला सिर्फ ओडिन ही हो सकता है, जिससे अकात्सुकी के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ जाता है। काइदो फिर उसे बताता है कि उसे यकीनन और मजबूत होने की जरूरत है और अकात्सुकी से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद करेगा, जिससे असासिन को फिर उस सीन का फ्लैशबैक आता है। अकात्सुकी एक बार फिर हंसता है और उसे मजाक बंद करने के लिए कहता है। वो अपनी मेटल आर्म उठाता है और कहता है कि अब जब उसे यकीन है कि काइदो तुजी है तो चाहे कोई भी आदेश दे वो उसे मार नहीं सकता। हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में वापस जा रहा है, पर असासिन साफ मना कर देता है और कहता है कि इतनी बड़ी हार के बाद वापस जाना नामुमकिन है। फिर वो बच्चे से पूछता है कि अब उसका क्या प्लान है और अकात्सुकी गंभीर हो जाता है। कहता है कि वो कुछ देर सब कुछ देखने के बाद फैसला करेगा, क्योंकि उसे अभी भी यकीन करना मुश्किल लगता है कि ओडिन तुजी को टारगेट करेगा। वो हमारे हीरो को भी जाने के लिए कहता है क्योंकि पुलिस शायद रास्ते में है और मजाक करता है कि स्कूल काफी समय के लिए बंद रहेगा। हमारा हीरो उसे जाते हुए देखता है और उसे बुलाने लगता है, पर अचानक जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि उसे लगता है कि उसका दिमाग फिसल रहा है। इस बीच कुछ अज्ञात असासिन सीन में आते हैं और प्लान के अनुसार गुंगमीर को निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की अदला बदली और जॉन। एक आवाज हमारे हीरो को पुकारने लगती है, उसे जागने के लिए कहती है और वो सोचता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। उसकी आंखें आखिरकार खुलती हैं, वो चारों ओर देखता है और सोचता है कि वो कहाँ है और उसे एहसास होता है कि वो वापस अपनी असली बॉडी में है। आवाज फिर कहती है कि वो आखिरकार जाग गया है और उसे बताती है कि वे दोनों अब एक दूसरे का हिस्सा हैं। काइदो धीरे धीरे उसकी तरफ तैरता है, जिससे तुजी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। काइदो उसे फिर पुकारता है और उसे उस ताकत से युजुआ की रक्षा करने के लिए कहता है, पर तुजी उस लड़के को चिल्लाता है और उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करता है, जाने देने से इनकार करता है। ठीक तभी वो ठंडे पसीने में भीगा हुआ जागता है और उसका स्वागत एक दोस्ताना कुत्ते का चेहरा करता है। जमीन पर लेटा हुआ वो सोचता है कि वो अब कहाँ है। नीचे माँ बाप न्यूज देख रहे थे, जो स्कूल में एक और विस्फोट की रिपोर्ट कर रहा था। दोनों बम धमाके से बेहद चिंतित थे और क्योटो पूछती है कि क्या उन्हें काइदो को अस्पताल ले जाना चाहिए। वो उसके मैसेज पढ़ती है जिसमें लिखा है कि वो जल्दी घर आ गया और चक्कर आने की वजह से सोने चला गया। पिता पूछता है कि क्या वो बहुत ज्यादा चिंता कर रही है और कहता है कि काइदो शायद जो कुछ भी हुआ उससे थक गया है और उसे यकीन दिलाता है कि उनका बेटा आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। इस बीच काइदो छत को घूर रहा है, सोचता है कि उसका सिर अभी भी फजी महसूस हो रहा है और रियलाइज करता है कि वो आधा दिन सो चुका है। उसे याद आता है कि छत पर उसे चक्कर आए थे और फिर वो इलाज किए गए जख्मों के साथ अपने कमरे में जागा। उसे याद आता है कि अकात्सुकी को आखिरकार यकीन हो गया कि वो तुजी है। फिर भी वो सोचता है कि क्या उसने इस कमजोर बॉडी में इतनी ताकत दिखाई कि उसे सच में यकीन हो जाए। वो अविश्वसनीय एहसास पहले ऐसा था जैसे अकात्सुकी की भावनाएं उसके अंदर बह रही थीं और उसके बिना उसके मरने की संभावना बहुत ज्यादा थी। वो अभी भी सोच रहा है कि उसके शरीर को क्या हुआ, पर तभी उसका फोन बजता है। जब उसने युजुआ को देखा तो झट से कॉल उठाया और चीखकर पूछा कि क्या वो ठीक है, जिससे वो हैरान हो गई। उसने तुरंत सवाल उसी पर पलट दिया क्योंकि उसने सुबह से उसके सारे मैसेज इग्नोर कर दिए थे। उसने माफी मांगी और कहा कि वो अभी तक सो रहा था और बस खुश है कि वो सुरक्षित है। फिर उसने उसे स्कूल में हुए विस्फोट के बारे में बताया जिसने छत उड़ा दी थी और क्लासेस अब 1 हफ्ते के लिए रद्द हो गई हैं, जिसके बारे में उसने अनजान प्रिटेंड्स टू नो नथिंग होने का ढोंग किया। उसने रियलाइज किया कि कुछ तो गड़बड़ है और को से पूछा कि क्या वो फिर से इस सब में शामिल है, जिससे उसे ठंडा पसीना कोल्ड स्वेट आ गया। वो फिर उसे डांटने स्कोल्डिंग लगी और कहा कि वो हमेशा मुसीबत में फंसता है और यहाँ तक कि पूछा कि कहीं बीमार होने की बजाय उसे स्कूल विस्फोट में चोट तो नहीं लगी।
काइदो सीधा बैठ गया और सोचा कि ये लड़की हमेशा की तरह तेज है, शार्प है। उसने सवाल वापस उस पर मोड़ दिया और पूछा कि क्या वो भी खतरे में थी, और फिर उसे बताया कि चिंता न करे क्योंकि उसने तय कर लिया है कि जो कुछ भी हो वो उसकी रक्षा करेगा। यूजुआ टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गई और मांग की कि उसे क्या हो गया है, और उसे कूल हीरो बातों से उसका ध्यान भटकाने के लिए मना किया। वो बातें करती रही जबकि नीचे काइदो की मां ने दरवाजे की घंटी बजाई, पर वहां कोई नहीं मिला और बदले में जमीन पर एक पैकेज देखा। जल्द ही बाद में काइदो के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी मां ने पूछा कि क्या वो जाग रहा है, और कहा कि उसके लिए एक पैकेज है जिसे वो हॉलवे में छोड़ देती है। को शक हुआ क्योंकि उसने कुछ ऑर्डर नहीं दिया था, और उसकी मां ने कहा कि अगर वो ठीक महसूस कर रहा है तो रात के खाने के लिए आए, जबकि यूजुआ ने देखा कि देर हो गई है और गुड बाय कहा। काइदो ने बॉक्स उठाया और हाथ में वजन किया क्योंकि उसे कोई जाल ट्रैप्स महसूस नहीं हुआ। पर जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं क्योंकि उसने अपनी ओरिजिनल असासिन नाइफ के साथ एक कार्ड देखा। उसने सोचा कि ये उसके घर किसने भेजा होगा। जब उसने कार्ड उठाया तो कोऑर्डिनेट्स का एक सेट देखा और खुद से कहा कि उसे भेजने वाले से जरूर मिलना चाहिए। हमारा हीरो शिंजुकू में घूमता है, चाकू के साथ आए नोट पर लिखे लोकेशन कोऑर्डिनेट्स का पीछा करता है और ध्यान देता है कि भले ही जगह स्टेशन के करीब है, पर पैदल चलने वालों की भीड़ तेजी से कम हो जाती है। इससे वो सोचता है कि नोट भेजने वाला शायद इस तरह की जगह पर छिपा हो, और वो सवाल करता है कि क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है जिसने उसके दिमाग को ट्रांसप्लांट किया था। सैद्धांतिक रूप से मानता है कि वो काइदो ही होना चाहिए। आखिरकार वो एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है और तुरंत महसूस करता है कि ये एक परफेक्ट छिपने की जगह होगी। वो लॉबी में कदम रखता है पर उसे खाली पाकर आगे बढ़ता है। वो आखिरकार एक निचले स्तर के प्रवेश द्वार पर ठोकर खाता है और तुरंत शक करता है कि चाकू भेजने वाले की तरफ से ये एक जाल है। जब वो आखिरकार बेसमेंट पार्किंग एरिया तक पहुंचता है तो दरवाजा खोलता है और आगे बढ़ता है, सोचता है कि उसे इस जगह क्यों बुलाया गया। तभी वो बड़ी मुश्किल से एक चुपके से किए गए हमले को चकमा देता है। आर्गोस का सामना। पीछे एक तीर देखकर वो क्रॉसबो पकड़े हुए व्यक्ति को एक महिला साथी के साथ खुद को जाहिर करते हुए देखता है, और वो टिप्पणी करती है कि तीर को चकमा देना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि असली गूंगनीर तो गोलियों को भी चकमा दे सकता है। फिर वो टिप्पणी करती है कि हमारे हीरो का दिमाग शानदार तरीके से काम कर रहा है। हमारा हीरो, जो उन्हें नहीं पहचानता, पूछता है कि क्या उन्होंने उन्हें यहाँ बुलाया है, पर क्रॉसबो चलाने वाला कहता है कि वो जवाब पाने के लायक नहीं है और एक और तीर लोड करता है। वो तीर चलाता है और कहता है कि हीरो को उन्हें हराकर खुद को साबित करना होगा। हमारा हीरो ऐन वक्त पर उसे चकमा देता है और पीछे से उन्हें घूर रही चमकती आंखों के एक जोड़े को देखता है। लड़की अपनी कोहनी घुमाती है, पर वो ठीक समय पर रेंज से बाहर फिसल जाता है जिससे उसका वार खंभे पर लगता है। इस बीच उसने तुरंत अनुमान लगाया कि जोड़ी में मध्य स्तर के लेंस की क्षमता है, और जब वो एक और वार करती है तो वो उसके पंचों को रोकता है। उसने ध्यान दिया कि वे क्रॉसबो का उपयोग करके एक ओपनिंग बनाने और करीबी लड़ाई क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट से इसे खत्म करने की एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन रणनीति का उपयोग कर रहे हैं। तभी दूसरा आदमी पीछे से एक हुक चलाता है, पर हमारा हीरो घूमता है और दोहरे वार के लिए आगे बढ़ता है। लड़की के पेट पर अपरकट और आदमी की ठोड़ी पर राउंड हाउस किक दे मारता है। वार से लड़की उड़ती हुई चली जाती है जबकि आदमी पीछे हड़बड़ा जाता है, सोचता है कि उसे किस तरह की ताकत ने मारा है, इससे पहले कि वो फिर से कोशिश करने के लिए झटके से आगे बढ़े। हमारे हीरो ने पिछली फाइट की तरह मीलों दूर से मूव्स को पहचान लिया और अनुमान लगाया कि दुश्मन बाएं नीचे की तरफ वार से शुरू करके 4 वारों का कॉम्बो खोलेगा। तो इससे पहले कि ये शुरू हो, वो रियलाइज करता है कि उसे चकमा देने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पहले वार को रोक देता है और उसके सीने में एक जैब मारता है। जैसे ही लड़ाई जारी रहती है, उसकी स्थानिक जागरूकता, प्रतिक्रिया गति और एक्शन भविष्यवाणी की क्षमताएं तेजी से बढ़ती हैं और वो दोनों असासिन पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। महिला को जल्दी एहसास होता है कि वे किसी बच्चे से नहीं बल्कि उनमें सबसे मजबूत कातिल, जिसे गूंगनीर के नाम से जाना जाता है, से हार रही हैं। तभी क्रॉसबो वाला आदमी हंसता है और तारीफ करता है कि हीरो बुरा नहीं है, पर कहता है कि वो खेलना बंद कर रहा है और अपनी जेब में हाथ डालता है। इससे पहले कि उसकी साथी उसे रोकने के लिए चिल्लाए क्योंकि ये उनके आदेशों के खिलाफ है, पर वो चिल्लाकर जवाब देता है कि वो इस तरह बेइज्जत होने के बाद इसे खत्म नहीं कर सकता। अचानक एक तीसरी आवाज उसे रोकने के लिए कहती है और एक परिचित चेहरा दिखाई देता है। हमारे हीरो तुजी को ग्रीट करता है और टिप्पणी करता है कि उसका ब्रेन ट्रांसप्लांट सफल रहा। हमारा हीरो तुरंत उसे ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर क्योसुके कुजी के रूप में पहचानता है और उस पर पूरे ब्रेन ट्रांसप्लांट के पीछे होने का इल्जाम लगाता है और उसे ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ता है।
पर डॉक्टर उसे शांत होने के लिए कहता है, समझाता है कि भले ही उसी ने उसे वहां बुलाया था, पर उसने ब्रेन सर्जरी नहीं की थी। वो जोड़ता है कि उसने ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है और उस दिन क्या हुआ जब वो मारा गया था सब कुछ बताने का वादा करता है। पूरी तरह से भ्रमित होकर हमारा हीरो कूजी की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वे कौन हैं। कूजी जवाब देता है कि वो सब कुछ समझाएगा और काइदो को बताता है कि उसे मारने का आदेश था और उसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका साथी हयाते था। उस नाम के जिक्र पर हमारे हीरो का चेहरा तुरंत गुस्से में बदल जाता है। आगे कूजी समझाता है कि आदेश अत्यधिक गोपनीय था, जो केवल कुछ खास सिलेक्ट फ्यू को पता था और वो उनमें से एक था। वो कहता है कि उसी ने सारी जानकारी लीक की जिससे काइदो के दिमाग को बरामद किया जा सका, इससे पहले कि उसे ऑर्गेनाइजेशन से छुपाया जाए। ये सुनकर काइदो पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि कूजी ने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया, और फिर उसने बाकी दो के बारे में पूछा। कूजी जवाब देता है कि वे आर्गोस के सदस्य हैं, जो जापानी सरकार के सीधे आदेश के तहत काम करने वाली एक विशेष यूनिट है। इस यूनिट का एकमात्र उद्देश्य ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना है। वो जोड़ता है कि वे आर्गोस के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं और वही हैं जिन्होंने तुजी के दिमाग को काइदो की बॉडी में ट्रांसप्लांट किया था। इस पर तुजी को साफ चिढ़ होती है कि उसके दिमाग को जापानी सरकार ने हैंडल किया था। राहुल टिप्पणी करता है कि एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर यह उसका काम था, जबकि रेइका विनम्रता से कहती है कि उसे मिलकर खुशी हुई। फिर वो समझाती है कि सरकार ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन को अपना सबसे बड़ा खतरा मानती है। राहुल जोड़ता है कि तुजी के दिमाग को केवल इसलिए संरक्षित किया गया था क्योंकि उन्हें उसकी मदद की जरूरत थी। इस बीच काइदो जो कुछ भी उसने अभी सुना था उसे प्रोसेस करने में संघर्ष कर रहा था। कूजी उसे बताता है कि वे मूल रूप से उसके ब्रेन ट्रांसप्लांट की प्रगति की निगरानी कर रहे थे और उन्हें राहत मिली कि उन्हें उसे मारना नहीं पड़ा, पर उस समय की स्थिति को देखते हुए उसकी मौत अपरिहार्य लग रही थी। ये सुनकर हमारा हीरो उनसे पूछता है कि अगर उन्हें पता था कि उसे मारा जाने वाला है तो उन्हें यह भी पता होगा कि मरेई खतरे में थी। वो ठंडे खून वाली घूर देता है और ये इतनी तेज थी कि रेइका डर जाती है। राहुल तुरंत कहता है कि उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, दावा करता है कि वे उस समय मौजूद भी नहीं थे। जैसे ही उसका सिर धड़कने लगता है, हमारा हीरो एक हाथ से उसे पकड़ता है और पूछता है कि हत्या की नीयत को महसूस करने की अजीब ताकत भी ब्रेन ट्रांसप्लांट का साइड इफेक्ट है। पर इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे सब हैरानी में जम रहते हैं कि क्या करें। जब बाकी चिंतित होते हैं, कूजी उस मिस्टीरियस क्षमता से ज्यादा उत्सुक लगता है जिसका उसने अभी जिक्र किया था। ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन में वापस हाशिमा ने इजुमी से पूछा कि क्या अकात्सुकी ने कोई रिपोर्ट दी है। इजुमी ने जवाब दिया कि कोई संपर्क, नो कांटेक्ट नहीं हुआ है और अकात्सुकी ने कम्युनिकेशन के हर तरीके को काट दिया है। इजुमी ने माना कि अकात्सुकी से निपटना हमेशा मुश्किल था, पर वो जानता है कि 12 दैवीय भालों को जो मर्जी करने की इजाजत है जब तक वे ओडिन की अवहेलना नहीं करते। हाशिमा ने फिर पूछा कि क्या उसे लगता है कि 12 दैवीय भालों में से किसी सदस्य को हराया जा सकता है, पर इजुमी ने उस सवाल पर उपहास किया, कहा कि उससे मजाक सुनना दुर्लभ है। उसने टिप्पणी की कि जब तक वे गुंगनीर की आत्मा से नहीं लड़ रहे हैं, वो अकात्सुकी को किसी और से हारते हुए सोच भी नहीं सकता। हाशिमा सहमत था कि गुंगनीर की ताकत राक्षसी थी, पर याद दिलाया कि वो आदमी पहले ही मर चुका है और उसकी बॉडी को बहुत पहले ठिकाने लगा दिया गया था। फिर भी इजुमी ने जिक्र किया कि अफवाहें हैं कि आर्गोस को उससे संबंधित कुछ मिला है। दोनों आदमी सहमत हुए कि अगर सच में उनके बीच कोई जासूस है तो स्थिति बिगड़ने से पहले उन्हें तेजी से कार्य एक्ट करना होगा। गुस्से से भरकर हाशिमा ने कहा कि उन्हें पहले आर्गोस को खत्म करना होगा, इससे पहले कि वे फेनरियर की सीट की तरफ ध्यान दे, और इजुमी ने दृढ़ता से सहमति दी। मन का संसार और खतरे की चेतावनी। उसी समय हमारा हीरो एक बार फिर खुद को मन के संसार के अंदर पाता है और तुरंत पहचानता है कि वो उस जगह पर है जहां वो पहले भी आया था। काइदो उसके सामने दिखाई देता है और समझाता है कि ये वो जगह है जहां उनके दिमाग विलय हो गए हैं। उस पल तुजी पुष्टि करता है कि वो अब काइदो की पहचान समझ गया है और पूछता है कि क्या ये अजीब जगह उसकी ताकत है। काइदो उसे बताता है कि वो इसका सही मायनों में उपयोग तभी कर पाएगा जब वो अपनी वृत्ति पर भरोसा करना सीख लेगा। तुजी जागता है और ध्यान देता है कि स्थिति अजीब तरह से उस लड़ाई जैसी लगती है जब वो अकात्सुकी से लड़ने के बाद भी सिर दर्द और चक्कर आने से गिर गया था और केवल काइदो की चेतना के साथ जागता है। पास बैठे कूजी उसे बताता है कि वे फिलहाल उसके छिपने के ठिकानों में से एक के अंदर हैं, जो सीधे उस पार्किंग गराज से जुड़ा है जहां वे पहले थे। फिर वो समझाता है कि तुजी के गिरने से लेकर जागने तक ठीक 1 घंटा और 50 मिनट हो गए हैं।
उसने बेहोश रहने के दौरान तुजी के दिमाग पर कई टेस्ट भी किए, पुष्टि की कि तंत्रिका कनेक्शनों में कोई समस्या नहीं थी। हालांकि दिमाग की गतिविधि सामान्य रेंज से बहुत ज्यादा चल रही है और लड़ाई के दौरान ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कूजी के अनुसार तुजी को जो मारने की नीयत महसूस होती है वो संभवतः इस बढ़ी हुई दिमाग की गतिविधि के कारण है, जबकि वो मानता है कि किसी विशेषज्ञ की राय आदर्श होगी, पर फिलहाल वो निश्चित रूप से कह सकता है कि ये हालत बेहद खतरनाक है। कूजी ने उसे चेतावनी दी कि ओवरलोड की वजह से वो पहले ही घंटों तक कोमा में रहा है और अगर ये बिना जांच के बहुत देर तक जारी रहा तो तनाव जानलेवा हो जाएगा। हमारा हीरो धीरे धीरे खड़ा होता है, अपनी चाकू को मजबूती से पकड़ता है और सीधे कूजी पर तानता है। वो ठंडे तरीके से उस आदमी को याद दिलाता है कि उसने अभी तक पहले के सवाल का जवाब नहीं दिया है। वो मांग करता है कि क्या कूजी ने उसे भर्ती करने के लिए माई को ले जाने की इजाजत दी। अपनी आवाज को शांत रखते हुए कूजी ने जवाब दिया कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसके पास अपना गुस्सा उस पर निकालने का कोई कारण नहीं है। उस आदमी ने फिर पूछा कि क्या वो उसके साथ मरना ज्यादा पसंद करता। इससे पहले कि तनाव टूटता, राहुल अचानक दरवाजा खोलता है और उसकी आवाज बीच में टूट जाती है। वो हमारे हीरो से चाकू हटाने के लिए कहता है। अपने चेहरे पर एक गंभीर लुक के साथ वो उस आदमी को ताना मारता है, कहता है कि ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया को नष्ट करने का लक्ष्य रखने वाला एक खतरनाक ग्रुप है और अब उसका एक पागल पूर्व सदस्य वहां बैठा है, उन्हें लेक्चर देने की कोशिश कर रहा है। कूजी बीच में आता है, समझाता है कि आर्गोस का मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन को हराने की दो चाबियां हैं। पहली गूंगनीर है, जबकि दूसरी फेनरियर के बीच के रूप में जानी जाने वाली एक पवित्र खजाना है, कुछ ऐसा जिसे वे किसी भी कीमत पर बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ये सुनकर हमारे हीरो का दिमाग तुरंत उस समय पर जाता है जब अकात्सुकी इसी कारण से युजुआ के पीछे गया था। फिर वो पूछता है कि वे उससे क्या उम्मीद करते हैं। ये सुनकर राहुल ने फिर से उसे छेड़ने में समय बर्बाद नहीं किया, कहा कि अब वो आखिरकार सहयोगी लगता है। पर तुजी उन्हें आश्वस्त करता है, कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को गिराना पहले से ही उसका फैसला है, उनके साथ या उनके बिना। और राहुल सहमत होता है क्योंकि साझा लक्ष्य उसे भरोसा करने में आसान बनाता है। इसके साथ कूजी ने अपनी योजना सामने रखी। वे ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य सुविधाओं में से एक को निशाना बनाने जा रहे हैं जहां हमारा हीरो कभी काम करता था। कुछ ही लोग इसके अस्तित्व को जानते हैं। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां एवेलॉन के नाम से जानी जाने वाली जबरदस्त मानव विकास का अध्ययन किया गया था। ये फेनरियर के बीच पर रिसर्च के लिए समर्पित एक विशेष टीम का भी घर है। अगर वे एवेलॉन की जांच कर सकते हैं तो वे खजाने के बारे में सब कुछ उजागर कर सकते हैं। हमारा हीरो सोचता है कि ये उसे इस सच्चाई तक भी पहुंचा सकता है कि युजुआ को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। फिर वो कूजी को ऑपरेशन का पूरा विवरण देने के लिए कहता है। जब आखिरकार दिन आता है तो एक विमान एक अज्ञात स्थान के ऊपर ऊंचा उड़ता है। कूजी उसके बगल में खड़ा है, समझाता है कि अगर वो रिसर्च को चुराने और नष्ट करने में सफल होता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा झटका देगा। ऑपरेशन शुरू होने वाला है और जैसे ही वो मिशन के लिए खुद को तैयार करता है, घड़ी टिक टिक करती है और घुसपैठ शुरू होने में केवल 5 मिनट बाकी हैं। जब हेलीकॉप्टर को टारगेट लोकेशन तक पहुंचने में 3 मिनट बाकी होते हैं, राहुल तुजी की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो डरा हुआ महसूस कर रहा है। तुजी शांति से जवाब देता है कि वो वही महसूस कर रहा है जो राहुल कर रहा है। हालांकि मन ही मन वो चुपचाप सोचता है कि जिस पल का वो इंतजार कर रहा था वो आखिरकार होने वाला है। आक्रमण से ठीक पहले ऑपरेशन रूम में कूजी मिशन का विवरण सामने रखता है। वो समझाता है कि रिसर्च फैसिलिटी 2 मुख्य भागों में विभाजित है, जमीन के ऊपर का कॉम्प्लेक्स जिसमें 20 फ्लोर हैं और भूमिगत कॉम्प्लेक्स। पहले ये जगह असैसिन्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में काम करती थी, पर अब ये जेनेटिक हेरफेर के माध्यम से म्यूटेंट असैसिन्स पैदा करने पर केंद्रित रिसर्च पर है। ये सुनकर रेका टिप्पणी करती है कि ये मूल रूप से एक फैक्ट्री है जो नॉर्मल इंसानों को राक्षसों में बदल देती है। अपनी ब्रीफिंग को जारी रखते हुए कूजी कहता है कि उनका मुख्य टारगेट भूमिगत सेक्शन के 3रे फ्लोर पर है, जहां सबसे कीमती डेटा संग्रहित है। इसमें फेनरियर के बीच पर महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। फिर राहुल मिशन के उद्देश्य को रेखांकित करता है, डेटा को पुनः प्राप्त करना और अगर संभव हो तो पूरी फैसिलिटी को नष्ट करना। इसके लिए वे 2 टीमों में विभाजित होंगे, जिनमें से एक सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाएगी जबकि दूसरी इमारत में घुसपैठ करेगी। भले ही एवेलॉन एक बेहद वहलग यानी एक्सट्रीमली क्लासिफाइड फैसिलिटी है, पर इसकी सुरक्षा एक उचित सैन्य अड्डे के लेवल पर नहीं है। फिर भी घुसपैठ मुश्किल होगी क्योंकि उन्हें आंतरिक लेआउट का कोई सही ज्ञान नहीं है। तुजी ने खुद घुसपैठ संभालने के लिए स्वयं सेवा की, पर राहुल ने उसे एक शरारती जवाब दिया, कहा कि शुरू से ही यही प्लान था और इशारा किया कि वो पहले से ही कारण जानता है कि तुजी को इस बिंदु तक क्यों जिंदा रखा गया है। एक शरारती मुस्कान के साथ राहुल कहता है कि हमारे हीरो की जिंदगी विश्व शांति की खातिर इस्तेमाल की जाएगी और जोड़ता है कि वो भी उसके साथ जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें एक साथ काम करना होगा।
केवल 90 सेकंड रहने पर राहुल और रेखा अपने अंतिम निर्देश देना शुरू करते हैं। आदमी हर किसी को अपनी सौंपी गई पोजीशनों पर रहने का आदेश देता है, जबकि रेखा टीम को बताती है कि 10 लोग उसके साथ छत पर जाएंगे और दूसरे 10 मुख्य गेट पर जाएंगे। वो समझाती है कि उनका काम सुरक्षा को व्यस्त रखने के लिए एक शोरगुल वाला, ध्यान खींचने वाला प्रवेश बनाना है, जिससे तुझी और राहुल को अफरा तफरी के दौरान अंदर घुसने का मौका मिल सके। हमारा हीरो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बिना असफलता के ये कर लेंगे और राहुल उसे सूचित करता है कि वे दक्षिण की तरफ से एंट्री करेंगे। जैसे ही रैंप खुलता है, राहुल नोट करता है कि वो घने बादलों के कारण मुश्किल से कुछ देख पा रहा है, पर हमारा हीरो जवाब देता है कि वो स्पष्ट रूप से एवलॉन को ठीक अपने नीचे महसूस कर सकता है। जैसे ही उनका लैंडिंग पॉइंट करीब आता है, तुझी राहुल की तरफ मुड़ता है और जोर से ऐलान करता है कि वो अब गूंगनीर नहीं रहेगा, वो कायदो फुजीवारा है। बस इतना कहते ही ऑपरेशन शुरू हो जाता है और सब लोग प्लेन से कूदना शुरू कर देते हैं। हमारा हीरो हवा में तेजी से उड़ता है और राहुल उसे कहता है कि वो बहुत तेज जा रहा है, पर वो उसकी नहीं सुनता, क्योंकि वो सोच रहा है कि ये ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन की वो फैसिलिटी है जहां वे असैसिन्स को ट्रेन करते हैं, और यहीं उसे पता चलेगा कि यूजुआ को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। जब वे पैराशूट खोलने वाली जगह पर पहुंचते हैं तो सब लोग अपने पैराशूट खोलते हैं और सुरक्षित लैंड करते हैं। राहुल तुझी से बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे लगा था कि हमारा हीरो मरने वाला है, पर पता चलता है कि वो इस तरह के स्टंट का काफी आदी है। उसके लगातार बकवास, कांस्टेंट यापिंग से साफ तौर पर चढ़कर हमारा हीरो उसे कहता है कि जल्दी से अपना पैराशूट छिपा दे, इससे पहले कि कोई उसे देख ले। वे झाड़ियों में छिप जाते हैं और इलाके का जायजा लेते हैं, और राहुल कहता है कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कूजी ने बताया था, इसलिए वे आसानी से दक्षिणी प्रवेश द्वार से घुसपैठ कर पाएंगे। वो तुझी को कहता है कि वो शटर खोलेगा, और अचानक ऊपर छत पर एक धमाका होता है। रेखा मैसेज भेजती है कि प्लान के अनुसार दोनों स्क्वाड ने ध्यान भटकाना शुरू कर दिया है, इसलिए वो उन दोनों को जल्दी से फैसिलिटी के अंदर घुसपैठ करने के लिए कहती है। जब राहुल शटर खोलता है, हमारा हीरो वहां खड़ा सोचता है कि ये आखिरकार असली में शुरू हो गया है। जैसे ही शटर खुलता है, राहुल उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है और वो पीछे आएगा। सायरन बजते हैं और फैसिलिटी में एक आपातकालीन घोषणा की जाती है कि कुछ संदिग्ध गतिविधि है, सस्पिशियस एक्टिविटी, और सुरक्षा टीम को तुरंत छत और मुख्य गेट पर जाना चाहिए। फैसिलिटी के अंदर मौजूद रिसर्चर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी पर कौन हमला करेगा। जैसे ही सारी सुरक्षा व्यस्त हो जाती है, तुझी और राहुल तेजी से एक साथ गलियारों से गुजरते हैं। राहुल सोचता है कि रेखा और बाकी सच में अच्छा काम कर रहे हैं, और हैरान होता है कि क्या सारी सुरक्षा छत और मुख्य गेट पर चली गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा शांति है। तुझी को 4 दुश्मनों के आने का एहसास होता है, इसलिए वो तेजी से कोने में जाता है और पहले उन पर हमला करता है। वो पहले वाले को सिर पर एक पंच मारकर बेहोश कर देता है और बाकी उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, पर वो तेजी से आगे बढ़ता है और उन्हें भी सिर्फ एक तेज पंच से बेहोश कर देता है। राहुल ये देखकर हैरान है कि उसने सिर्फ एक चाकू से 4 दुश्मनों को कितनी तेजी से मार दिया, और वो सोचता है कि पहले जब उसने उन दोनों से लड़ाई की थी तो वो कितना रोक रहा था। तुझी उसे कहता है कि सीढ़ियां ठीक आगे हैं और उन्हें अब तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मॉनिटर पर ये सब देखते हुए इज़ुमो कहता है कि वे सिर्फ 2 लोग फैसिलिटी में घुसपैठ कर रहे हैं, पर वे काफी मजबूत हैं, क्योंकि उन्होंने उनके एनहांस्ड असैसिन्स को बहुत आसानी से हरा दिया। इस बीच ओमेगा उसे कहता है कि वे लड़के काफी स्वादिष्ट लगते हैं, और इज़ुमो से पूछता है कि अगर वो उन दोनों को खत्म कर देता है तो क्या वो जो मर्जी कर सकता है, वो भी हर किसी की तरह आजादी चाहता है। एक शरारती मुस्कान के साथ इज़ुमो सहमत होता है और उसे बताता है कि ओडिन ने उसे सौंपा गया काम एवेलॉन किसी भी कीमत पर बचाना है। वो उसे कहता है कि वो उसकी ताकत देखना पसंद करेगा, और अगर वो ये करता है तो उसे न सिर्फ आधिकारिक तौर पर लैंस के रूप में मान्यता मिलेगी, बल्कि वो 12 दैवीय भालों का हिस्सा भी बन जाएगा। ये सुनकर ओमेगा उत्साहित महसूस करता है, क्योंकि ये पहली बार है जब उसे किसी एक्सपेरिमेंट के बाहर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने को मिलेगा, और उसे इंसानों को मारने की भी इजाजत है। दूसरी तरफ राहुल हमारे हीरो को कहता है कि दुश्मन आ रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ना होगा, पर वो बस वहीं खड़ा रहता है। जब वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है, तुझी वहां खड़ा होकर कहता है कि ये वो जगह है जिसे सिर्फ उसके जैसे मजबूत कातिलों को
अमानवीय एक्सपेरिमेंटों के माध्यम से पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए वो उनके इस विकृत विश्वास को अस्वीकार करेगा कि दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका मासूम जिंदगियां लेना है।